द अनवांटेड सन्स मिलियनेयर सिस्टम। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शक्ति, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। ये कहानी वेब नॉवल पर प्रकाशित एक वेब नॉवेल पर आधारित है, जिसका श्रेय उसके मूल लेखक को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 21। ऐस सुबह की पहली धुंधली रोशनी के साथ जागा जो मोटल के कमरे की धूल भरी खिड़की से छनकर आ रही थी। कल की सफलता की याद ताज़ा थी। $100 के टूटे फूटे सामान को $800 नकद में बदलना, इससे उसे कुछ पल के लिए सुकून मिला। अब उसकी जेब में $986.35 थे और सिस्टम में $411.50। इतने पैसे उसने सालों में नहीं कमाए थे, लेकिन ये सुकून जल्दी ही गायब हो गया और सिस्टम की उल्टी गिनती के ठंडे दबाव ने उसकी जगह ले ली। डीके को रोकने के लिए 12 दिन बचे थे और एक नया काम, 7 दिनों के भीतर एक सुरक्षित कार्यस्थल ढूंढना। अब वह कमरा नंबर 7 से काम नहीं कर सकता था। वह उसका घर था, उसकी इकलौती पनाहगाह। उसे एकांत चाहिए था, औजार रखने, परियोजनाओं पर काम करने और योजना बनाने के लिए कोई ऐसी जगह जहां डीके के गुंडे उसके सिर पर सवार न हों। कोई ऐसी जगह जहां हर बार दरवाजा खोलते ही बिग माइक की चेतावनी गूंज न उठे। सेब और पीनट बटर का हल्का नाश्ता करने के बाद एस ने अपना सस्ता फ़ोन निकाला। उसने नाइट आउल के पास किराए पर मिलने वाले स्टोरेज यूनिट और छोटे वर्कशॉप ऑनलाइन खोजे। उसे किफ़ायती, निजी और सुरक्षित जगह चाहिए थी। न्यूरल इंटरफेस ने उसे विकल्पों को जल्दी से फ़िल्टर करने में मदद की और उसके बजट के भीतर 3 विकल्प दिखाए। एस सबसे पहले कुछ ब्लॉक दूर स्थित एक बड़े, रोशनी से जगमगाते भंडारण केंद्र पर पहुंचा। अंदर एक मिलनसार प्रबंधक ने उसे एक साफ-सुथरा, वातानुकूलित कमरा दिखाया जो लगभग एक छोटी सी कोठरी जितना था। कीमती सामान या दस्तावेजों के लिए बढ़िया, बहुत सुरक्षित, उसने चाहते हुए कहा। एस ने विनम्रता से धन्यवाद दिया, लेकिन मन ही मन सिर हिलाया। हालांकि जगह साफ और सुरक्षित थी, लेकिन उसकी ज़रूरतों के लिए बहुत छोटी थी। उसे घूमने फिरने और मरम्मत का काम करने के लिए जगह चाहिए थी और लगभग $120 प्रति माह का किराया इतने सीमित उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा था। दूसरा विकल्प एक पुरानी कार मरम्मत की दुकान से लगा हुआ धूल भरा गराज था। दुकान का मालिक, जिसके हाथ ग्रीस से सने हुए थे, ने पुराने टायरों और इंजन के पुर्जों से भरे एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, आप यहाँ एक जगह साफ कर सकते हैं। $50 प्रति माह, लेकिन बड़े दरवाजे पर ताला नहीं है, ये साझा जगह है। एस ने चारों ओर देखा। जगह काफ़ी बड़ी थी, लेकिन खुली हुई थी, कोई भी अंदर आ सकता था। ये सुरक्षित नहीं थी और उसे जो चाहिए था वह भी नहीं था। निराश होकर एस तीसरे विकल्प की ओर बढ़ा, नाइट आउल मोटल के ठीक पीछे स्थित एपेक्स मिनी स्टोरेज। ये पहले वाले स्थान की तुलना में पुराना और कम आकर्षक लग रहा था, जिसमें जंग लगी जालीदार बाड़ के चारों ओर एक जैसी धातु की भंडारण इकाइयां कतारों में खड़ी थीं, जो घिसी पिटी होने के बावजूद मजबूत प्रतीत हो रही थीं। कार्यालय के दरवाजे पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, प्रबंधक हैंक। एस ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही क्षणों में दरवाज़ा खुल गया और सामने एक दुबला पतला, बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर चश्मा लगा था और चेहरे पर दोस्ताना, जिज्ञासु भाव थे। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बेटा? उसने पूछा। हाय, एस ने जवाब दिया। मैंने एक यूनिट किराए पर लेने के बारे में पूछा था। ऐसी जगह जहां मैं काम कर सकूं, न कि सिर्फ सामान रख सकूं। हैंक ने धीरे से सिर हिलाया। काम भी करना है ना? सिर्फ दुकान में नहीं, मेरे पीछे आओ। उसने चाबियों का एक बड़ा गुच्छा उठाया और एस को एक कतार में ले गया जब तक कि वे B17 लिखे एक यूनिट पर नहीं रुक गए। यह एस द्वारा देखे गए पहले यूनिट से बड़ा था, लगभग एक छोटे से बेडरूम जितना। हैंक ने भारी ताला खोला और धातु के दरवाजे को जोरदार आवाज के साथ ऊपर उठा दिया। एस अंदर दाखिल हुआ। जगह खाली थी, हल्की हल्की धूल और कंक्रीट की गंध आ रही थी। फर्श सीमेंट का था, दीवारें नालीदार धातु की बनी थीं। छत से एक सादा बल्ब लटका हुआ था, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। छत के पास एक छोटी, ऊंची खिड़की से थोड़ी सी प्राकृतिक रोशनी अंदर आ रही थी। यह आलीशान तो नहीं था, लेकिन सूखा, एकांत और ठोस धातु के दरवाजे पर भारी ताला लगा हुआ था। ये 10 गुना 15 का है, हैंक ने चारों ओर इशारा करते हुए कहा। इसमें एक वर्कबेंच लगाने और कुछ सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है। बिजली भी है। उसने पीछे की दीवार पर लगे एक अकेले बिजली के आउटलेट की ओर इशारा किया। किराया $90 प्रति माह है, जो महीने दर महीने चुकाया जाता है। नुकसान की भरपाई के लिए $50 जमा करने होंगे। एस धीरे धीरे उस जगह का मुआयना करते हुए घूम रहा था। वह अपना टूल बॉक्स यहाँ रख सकता था और शायद वहाँ एक सस्ती मेज को वर्कबेंच के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। यह मोटल के कमरे से दूर था, सुरक्षित, एकांत और पैदल चलने लायक नज़दीक। न्यूरल इंटरफेस ने पुष्टि की। स्थान उपयुक्त, सुरक्षा मध्यम, लागत बजट के भीतर। मैं इसे ले लूंगा, एस ने दृढ़ता से कहा और अपने पैसे निकाले। उसने $140 गिने, पहले महीने के लिए $90 और जमा राशि के लिए $50 और हैंक को दे दिए। हैंक मुस्कुराया और पैसे जेब में रख लिए। अच्छा चुनाव किया, बेटे।
एपेक्स में तुम्हारा स्वागत है। उसने एस को भारी ताले की दो एक जैसी चाबियां दी। ये लो ताले की दोनों चाबियां। बस जगह को साफ रखना और रात 10 बजे के बाद जोर से कुछ मत खटखटाना, बस इतना ही काफ़ी है। एस ने चाबियां उठा लीं। उसके हाथ में वे भारी और महत्वपूर्ण महसूस हुईं। उसे एक आधार मिल गया था। कार्य परिचालन आधार सुरक्षित करना पूरा हुआ। जैसे ही हैंक वहां से चला गया, न्यूरल इंटरफेस से हल्की सी आवाज़ आई। पुरस्कार कौशल नेटवर्क पिंग प्राप्त हुआ। कार्य निष्क्रिय स्कैन 30 फीट के दायरे में सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों फोन, कैमरे, वायरलेस सिग्नल का पता लगाता है। एस का ध्यान केंद्रित हो गया। अब उसे अपनी इंद्रियों के भीतर एक हल्की नई अनुभूति महसूस होने लगी। उसने हैंक को दूर जाते हुए देखने पर ध्यान लगाया। उसके मन में हैंक के पास एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ सिग्नल दिखाई दिया, उसका मोबाइल फ़ोन। स्टोरेज यूनिट के ऑफिस से एक और स्थिर सिग्नल आया, शायद कोई कंप्यूटर। यह मानो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक छोटा सा रडार हो। उपयोगी। उसने दोपहर का समय सस्ते झाड़ू और डस्टबिन से यूनिट B17 की सफाई में बिताया। उसने कंक्रीट के फर्श को तब तक साफ किया जब तक कि वह लगभग पूरी तरह से धूल रहित नहीं हो गया। बचे हुए पैसों में से उसने पास के एक पुराने सामान की दुकान से $25 में एक मजबूत सेकंड हैंड वर्क टेबल खरीदा। वह उसे खुद उठाकर लाया और एक दीवार के सहारे लगा दिया। वह देखने में शानदार नहीं था, लेकिन मजबूत था। उसने अपना टूलबॉक्स गर्व से एक कोने पर रख दिया। यह उसके व्यवसाय का पहला सामान था। वह अपने नए स्थान के केंद्र में खड़ा था। वह स्थान खाली था, हल्की गूंज से भरा हुआ, लेकिन वह उसका था। उसकी कार्यशाला, उसका परिचालन केंद्र, सिस्टम का काम पूरा हो चुका था। उसके पास काम करने, योजना बनाने और मोटल के कमरे की असुरक्षा से दूर एजिस सॉल्यूशंस को विकसित करने के लिए एक जगह थी। और उसके पास एक नया कौशल था जो उसे मुसीबत आने से पहले ही उसे पहचानने में मदद कर सकता था। लेकिन उसे सिर्फ जगह से ज़्यादा कुछ चाहिए था। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जिन पर वह भरोसा कर सके। माइक की चेतावनी की डी के बड़े लोगों को भेज रहा है, उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसे सुरक्षा चाहिए थी। उसे ताकत और स्थानीय जानकारी चाहिए थी। उसे बिग माइक चाहिए था। एस ने यूनिट B17 पर लगे भारी ताले को संतोषजनक आवाज़ के साथ बंद कर दिया। चाबियां उसकी जेब में खनक रही थीं। वह वापस नाइट आउल कार्यालय की ओर चल पड़ा। उसने काउंटर के पीछे माइक को एक कार पत्रिका पढ़ते हुए पाया। एस ने अपनी आवाज़ को सामान्य रखते हुए कहा, माइक, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? माइक ने ऊपर देखा। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। अब क्या? फिर से दरवाजे में गड़बड़ हो गई? नहीं, एस ने कहा। उसने अपने बचे हुए पैसे निकाले। उसके पास $986 और 35 सेंट माइनस $140 भंडारण का माइनस $25 टेबल का इक्वल्स $821 और 35 सेंट थे। उसने $300 को 20 और 50 के नोटों में गिनकर निकाला और करीने से उनके बीच काउंटर पर रख दिया। मुझे सुरक्षा चाहिए। मुझे एक स्थानीय संपर्क व्यक्ति चाहिए। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो यहाँ के तौर तरीकों को जानता हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। माइक ने कुछ देर तक पैसों को घूरते हुए देखा, फिर धीरे से अपनी नज़र एस की ओर उठाई। $300 किस लिए? तुम्हारी देखभाल करने के लिए। उसकी आवाज़ कर्कश थी, लेकिन उसमें संदेह भरी हंसी झलक रही थी। एस ने उसकी आंखों में स्थिर भाव से देखा। आपके समय और विशेषज्ञता के लिए धन्यवाद। उसने नोटों को सावधानीपूर्वक काउंटर पर रखा। अभी 200, एक हफ्ते में 1 और 100। मुझे अगले कुछ हफ्तों में स्थानीय समस्याओं को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत है। उसने डीके का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बीच एक अनकहा तनाव महसूस हुआ। मेरे सुरक्षा सलाहकार बनो, मेरे लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ। परीक्षण के आधार पर। माइक कुछ देर तक चुप रहा। उसकी निगाहें काउंटर पर रखे पैसों और एस के दृढ़ चेहरे के बीच घूम रही थीं। आखिरकार उसने एक गहरी आवाज़ निकाली और अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर $200 उठा लिए। सलाहकार, है ना? बड़ा नाम है। उसने पैसे अपनी जेब में डाल लिए। ठीक है बच्चे, तुमने मेरी विशेषज्ञता का 1 हफ्ता खरीदा है। मुझे पछतावा मत करवाना। पहले क्या? एस को राहत की लहर महसूस हुई। पहला कदम, बेस सुरक्षित। दूसरा कदम, सुरक्षाकर्मी नियुक्त। कल वह एवलिन से बात करेगा। उसकी छोटी टीम आकार लेने लगी थी। डीके के लिए समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन पहली बार एस को लगा कि वह कुछ ठोस आधार बना रहा है। चैप्टर 22। यूनिट B17 पर लगा भारी ताला खट से बंद हो गया। एस अपने नए स्टोरेज यूनिट के बाहर खड़ा था। सुबह की धूप धातु के दरवाजे को गर्म कर रही थी। उसके पास काम करने की जगह थी। कम से कम 1 हफ्ते के लिए बिग माइक की मदद भी थी। अब उसे दिमाग की ज़रूरत थी। उसे ऐसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी जो अवसर खोज सके, समस्याओं पर शोध कर सके और योजना बनाने में उसकी मदद कर सके। उसे एवलिन की ज़रूरत थी। वह थोड़ी दूर चलकर नाइट आउल मोटल वापस आ गया। उसकी चेतना के किनारे पर नई नेटवर्क पिंग स्किल की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी, अपने ठिकाने को सुरक्षित करने का एक सुकून भरा इनाम।
जैसे ही वह कमरा नंबर 5 के पास से गुजरा, उसके दिमाग में एक हल्का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चमक उठा, शायद किसी मेहमान का फ़ोन। ऑफिस के पास एक मजबूत स्थिर सिग्नल चमक रहा था, माइक का कंप्यूटर। यह अजीब था लेकिन उपयोगी भी, जैसे आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भांपने की छठी इंद्री हो। उसने अपना ध्यान अपने कमरा नंबर 7 पर केंद्रित किया। अंदर से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। अच्छा, सब शांत था। वह अपार्टमेंट 2A के बाहर रुका। एक गहरी सांस लेकर उसने एवलिन के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। उसे अंदर कुछ हलचल सुनाई दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। एवलिन वहां खड़ी थी, जीन्स और एक मुलायम स्वेटर पहने, उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसे इतनी सुबह उसे देखकर हैरानी हुई। उसकी नज़र उसके हाथ में मौजूद औजारों के डिब्बे पर पड़ी। सब ठीक है? खिड़की में कोई और परेशानी तो नहीं हुई? उसने थोड़ी चिंता भरी आवाज में पूछा। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले वह भाग गया था। नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं है, एस ने जल्दी से कहा। खिड़की ठीक है। दरअसल मैं आपसे नौकरी के बारे में बात करना चाहता था। एवलिन ने पलकें झपकाईं। नौकरी? क्या आपको कुछ और ठीक करवाना है? बिल्कुल नहीं, एस ने कहा। उसने अपना संतुलन बदलते हुए कहा, क्या मैं 1 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और इस बार अचानक भागने का कोई मौका नहीं होगा। एवलिन ने एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी। जरूर, अंदर आ जाए। वह एक तरफ हट गई और उसे अपने किताबों से भरे अपार्टमेंट में प्रवेश करने दिया। एस अंदर आया, उसे जानी पहचानी गर्माहट और अव्यवस्था का एहसास हुआ। उसने अपना औजारों का डिब्बा दरवाजे के पास रख दिया। अब मेरे पास एक जगह है, उसने कहना शुरू किया। मैंने मोटल के पास एक छोटा सा गोदाम किराए पर लिया है। मैं उसे कार्यशाला के रूप में तैयार कर रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। एवलिन ने सचमुच प्रसन्न होकर कहा। मोटल के कमरों की मरम्मत करने से ऊपर उठना एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, एस ने सिर हिलाया। लेकिन चीज़ों को ठीक करना तो बस एक हिस्सा है। मुझे जानकारी चाहिए। मुझे कोई समझदार व्यक्ति चाहिए जो पूरी स्थिति को समझ सके। उसने उसकी आंखों में देखा। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो रिसर्च कर सके, जैसे स्थानीय व्यवसायों को मदद की ज़रूरत, बाजार में मौजूद कमियां और टूटे उपकरणों के अलावा संभावित ग्राहक। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे ये समझने में मदद कर सके कि आगे मुझे किस चीज़ पर ध्यान देना है। एवलिन रसोई के काउंटर से टेक लगाकर खड़ी थी और उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थीं। उसके चेहरे पर विचारशील और जिज्ञासु भाव थे। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? हाँ, एस ने कहा। तुम्हें लॉन्ड्री की नौकरी मिल गई। तुम चीज़ों पर ध्यान देती हो। तुम साफ तौर पर होशियार और चौकस हो। मैंने तुम्हारे रेखाचित्र देखे। तुम शहर को अलग नज़रिए से देखती हो। वह रुका, हिम्मत जुटाते हुए बोला, मुझे एक शोधकर्ता और रणनीतिकार की ज़रूरत है। अभी अंशकालिक। मैं तुम्हें भुगतान कर सकता हूँ। उसने अपने बचे हुए पैसे निकाले। स्टोरेज यूनिट के लिए $140 और वर्कटेबल के लिए $25 देने के बाद उसके पास दिन की शुरुआत 986.35 $140 $25 = $821.35 से हुई थी। फिर उसने बिग माइक को $200 दिए, जिससे उसके पास $621.35 बचे। उसने $120 गिने, 6 नए $20 के नोट। उसने उन्हें उसकी छोटी मेज़ पर रख दिया। ये तुम्हारे पहले सप्ताह के लिए 15 घंटे, $8 प्रति घंटे के हिसाब से है। अगर यह व्यवस्था ठीक रही तो हम बाद में तुम्हारे काम के घंटे बढ़ाने और भुगतान करने पर चर्चा कर सकते हैं। एवलिन ने पैसों पर नज़र डाली, फिर एस की तरफ देखा। उसने $20 के नोटों में से एक उठाया और उसे उंगलियों में घुमाते हुए कहा, शोध रणनीति। उसने अपने अपार्टमेंट में चारों ओर देखा, मेज पर रखी अपनी स्केचबुक पर नज़र डाली, फिर एस की तरफ देखा। सच कहूँ तो ये सिर्फ कॉफ़ी परोसने से कहीं ज़्यादा दिलचस्प लगता है, और जीव विज्ञान के होमवर्क से तो निश्चित रूप से ज़्यादा दिलचस्प है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। ठीक है एस, तुम्हें एक शोधकर्ता मिल गया है। परीक्षण के आधार पर उसने पैसे उठा लिए। मेरा पहला काम क्या है? एस को राहत मिली। सबसे पहले मुझे ये तय करने में मदद करो कि इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया जाए। एस सॉल्यूशंस, नाम बेतुका लगता है। और दूसरा, उसने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की, मुझे डीक के बारे में जानकारी चाहिए। सिर्फ यह नहीं कि उसकी गिरवी की दुकान कहाँ है, बल्कि वह कैसे काम करता है। उसने किससे पैसे उधार लिए हैं? किससे उधार लिए हैं? उसकी कोई भी कमजोरी, कोई भी सार्वजनिक जानकारी जो आपको मिल सके। एवलिन की मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह गंभीरता आ गई। उसने सिर हिलाया। डीके, ठीक है, ओके, समझो काम हो गया। उसने पैसे जेब में रख लिए। आज द ग्राइंड हाउस में अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं खुदाई शुरू कर दूंगी। तुम्हारी वर्कशॉप कहाँ है? एस ने कहा, यूनिट B17, एपेक्स मिनी स्टोरेज, मोटल के ठीक पीछे। मैं थोड़ी देर में वहाँ सामान लगाने आऊँगा। आप मुझे वहाँ पा सकते हैं, या हम यहाँ या पुस्तकालय में मिल सकते हैं। समझ गई, एवलिन ने कहा।
जब मुझे कोई उपयोगी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगी। धन्यवाद एवलिन, एस ने ईमानदारी से कहा। सचमुच, अभी मुझे धन्यवाद मत दीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। परीक्षण सप्ताह के बाद मेरी शोध फीस देखकर आपको आश्चर्य होगा। उसने आंख मारी, जिससे माहौल हल्का हो गया। एस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर जाने के लिए तैयार होने देता हूँ। उसने अपना औजारों का डिब्बा उठाया और कहा, जल्द ही बात करेंगे। एवलिन के अपार्टमेंट से निकलते ही दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। उसे नई ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने कर दिखाया था। एवलिन भी तैयार थी। उसकी छोटी टीम बन रही थी, माइक सुरक्षा और स्थानीय जानकारी के लिए, और एवलिन बुद्धिमत्ता और शोध के लिए। उसके पास एक आधार था। उसके पास नकद भी था। एवलिन को भुगतान करने के बाद $621 और 35 सेंट माइनस $120 इक्वल्स $501 और 35 सेंट बचे। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपने नए स्टोरेज यूनिट की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह एपेक्स मिनी स्टोरेज की जालीदार बाड़ के पास पहुंचा, नेटवर्क पिंग स्किल अचानक सक्रिय हो गया। गेट के ठीक अंदर से दो मजबूत, सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास ही में चमक रहे थे। फोन थे, और वे हिल नहीं रहे थे। एस ने अपनी गति धीमी कर दी। उसने बाड़ के कोने से सावधानीपूर्वक झांका। प्रवेश द्वार के पास एक गोदाम से टिके हुए, उबे हुए और थोड़े खतरनाक दिख रहे दो आदमी थे। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये वही दो बदमाश थे जिन्होंने कमरा नंबर 7 में घुसने की कोशिश की थी, लोहे की रॉड वाला और चाकू वाला आदमी। वे गोदाम के प्रवेश द्वार पर नजर रखे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। डी के भूला नहीं था। उसने हार नहीं मानी थी। वह नजर रख रहा था। एस का नया ठिकाना उतना गुप्त नहीं था जितना उसने सोचा था। 12 दिन का समय अचानक तेजी से बीतने लगा। उसे एवलिन की जानकारी जल्द से जल्द चाहिए थी। उसे डीके से निपटने के लिए एक योजना चाहिए थी, और उसे ये सब डीके के अगला कदम उठाने से पहले चाहिए था। एस पीछे हट गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। खेल शुरू हो चुका था। चैप्टर 23। एस जालीदार बाड़ के पीछे छिप गया, उसका दिल फंसे हुए पक्षी की तरह धड़क रहा था। डीक के गुंडे उसके गोदाम पर नजर रख रहे थे। उन्हें उसके नए ठिकाने के बारे में पता था। 12 दिन की समय सीमा अचानक उसके गले में कसते फंदे की तरह लगने लगी। वह सामने वाले रास्ते से नहीं जा सकता था। अभी नहीं। चुपचाप वह पीछे हट गया और मोटल के बगल वाली गली में सावधानी से आगे बढ़ा। उसे कोई दूसरा रास्ता चाहिए था। गोदाम के पीछे उगी झाड़ियों को याद करते हुए एस ने ब्लॉक के चारों ओर लंबा रास्ता तय किया। उसे वह जगह मिल गई जहां से वह पहले गया था, जंग लगी बाड़ का एक हिस्सा जो घनी घास से आंशिक रूप से छिपा हुआ था। अपनी पूरी ताकत और सिस्टम के एफिशिएंसी बोनस का इस्तेमाल करते हुए उसने कुछ ढीले तारों को सावधानी से मोड़ा ताकि वह उनमें से निकल सके। वह गोदाम के अंदर पहुंच गया, सामने के गेट पर मौजूद गुंडों से छिपा हुआ। वह जल्दी से यूनिट B17 में पहुंचा, भारी ताला खोला, अंदर घुस गया और राहत की एक हल्की सांस लेते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। खुली गली की तुलना में कंक्रीट की खाली जगह ज्यादा सुरक्षित लग रही थी, लेकिन खतरा वास्तविक था। डी के हार मानने को तैयार नहीं था। एस को एवलिन की जानकारी की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत थी। वह अपने पुराने वर्क टेबल पर अपने औजार व्यवस्थित करने में व्यस्त हो गया और अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। नेटवर्क पिंग स्किल की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जिससे पुष्टि हो रही थी कि यूनिट के अंदर आसपास कोई तत्काल इलेक्ट्रॉनिक खतरा नहीं है। तारांकन तारांकन तारांकन। उस दोपहर बाद धातु के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ऐसे एक पल के लिए घबरा गया, फिर जैसे ही नेटवर्क पिंग स्किल ने पास में ही एवलिन के फ़ोन का परिचित सिग्नल पहचाना, वह शांत हो गया। एवलिन, उसने धीरे से पुकारा। मैं हूँ, बाहर से उसकी आवाज़ आई। एस ने जल्दी से दरवाज़ा इतना खोला कि एवलिन अंदर जा सके, फिर उसे बंद कर दिया। एवलिन ने उस छोटी सी जगह पर नजर डाली, साफ सुथरा फर्श और एस का व्यवस्थित टूलबॉक्स देखा। उसके हाथ में एक छोटी सी नोटबुक थी और वह गंभीर दिख रही थी। क्या तुमने उन्हें देखा? उसने तुरंत धीमी आवाज में पूछा। गेट की रखवाली कर रहे उन दो आदमियों को? हाँ, एस ने पुष्टि की। लोहे की छड़ और चाकू वाला आदमी। डीक की स्वागत समिति। तुम्हें क्या मिला? एवलिन ने अपनी नोटबुक खोली, उसकी आंखें खोज के रोमांच से चमक रही थीं। डीक मुसीबत में है, एस। बहुत बड़ी मुसीबत में। उसकी गिरवी की दुकान तो बस दिखावा है। उसका असली पैसा पुराने बंदरगाहों के पास छोटे व्यवसायों को लूट कर आता है। वह दुकानदारों को सुरक्षा राशि देने के लिए मजबूर करता है, हर हफ्ते नकद, ताकि वह उनकी दुकानों को बर्बाद न करे या उन्हें नुकसान न पहुंचाए। क्या वो ऐसे ही काम करता है? एस ने गुस्से से भरी एक झुंझलाहट के साथ पूछा। वह धमकियों के बारे में जानता था। और भी बुरा, एवलिन ने अपनी नोटबुक पर हाथ मारते हुए कहा। वह एक बहुत बुरा जुआरी भी है। उस पर विक्टर रामोस नाम के एक आदमी का बहुत बड़ा कर्ज है, $15,000। रामोस शहर के बीचों बीच अवैध रूप से ऊंचे दांव वाले पोकर खेल चलाता है। वह खतरनाक है, सचमुच खतरनाक, और डी के उसे कर्ज चुकाने में बहुत पीछे है। एस की आंखें चौड़ी हो गईं।
$15,000, ये तो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा पैसा था। तो डीके को पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि उस पर रामोस का कर्ज है। बिल्कुल सही, एवलिन ने कहा। वह अपना कर्ज चुकाने के लिए बंदरगाह के कारोबारियों पर पहले से कहीं ज्यादा दबाव डाल रहा है। लेकिन असली बात तो ये है, उसने एक पन्ना पलटा। जिन कारोबारियों से वह जबरन वसूली कर रहा है, उनमें से एक का नाम मार्को सिल्वा है। सिल्वा का पानी के किनारे द रस्टी एंकर नाम का एक बार है। खबर है कि सिल्वा तंग आ चुका है। वह डरा हुआ है लेकिन गुस्से में भी है। अगर उसे कुछ समर्थन मिले तो शायद वह पलटवार करने के लिए तैयार हो जाए। एस के मन में आशा की एक किरण जगी। यह एक अवसर था, सचमुच का अवसर। डीके कोई अछूत सरगना नहीं था, वह एक हताश आदमी था जो किसी और भी खतरनाक व्यक्ति के कर्ज में डूबा हुआ था। ये रामोस नाम का आदमी। अगर डीके उसे पैसे नहीं देता तो। एवलिन का चेहरा गंभीर था। जो लोग रामोस के कर्जदार होते हैं और भुगतान नहीं करते, वे अक्सर गायब हो जाते हैं या अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। डीके ये जानता है, इसीलिए वह इतना परेशान है। इसीलिए वह तुम्हारे पीछे इतनी सख्ती से पड़ा है। एस उस छोटी सी जगह में चहलकदमी कर रहा था। ठीक है, यह अच्छा है। ये सचमुच बहुत अच्छा है एवलिन। धन्यवाद। उसे कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा था। ये सब तुम्हें कैसे मिला? एवलिन ने विनम्रता से कंधे उचकाए। पुलिस की सार्वजनिक रिपोर्टों में रामोस और जुए से जुड़े विवादों का जिक्र है। ऑनलाइन स्थानीय व्यापार मंचों पर लोग गुमनाम रूप से सुरक्षा शुल्क की शिकायत कर रहे हैं। सिल्वा का नाम भी कई बार सामने आया। ये देखकर आश्चर्य होता है कि लोग तब क्या क्या पोस्ट कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने बस इन सब बातों को जोड़कर देखा। तुम वाकई प्रतिभाशाली हो, एस ने पूरी ईमानदारी से कहा। एवलिन मुस्कुराए। चापलूसी करने से आपको अतिरिक्त शोध घंटे मिलते हैं। तो योजना क्या है? हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? एस टहलना बंद करके बोला, हमें सिल्वा को ढूंढना होगा। उससे बात करनी होगी। अगर वो डीके का सामना करने के लिए तैयार है तो शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकें। और हमें ये भी पता लगाना होगा कि डीके रामोस से कब और कहाँ मिलता है। अगर हम साबित कर दें कि डीके पर इतना कर्ज है, तो शायद यही उसे हमेशा के लिए पीछे हटने पर मजबूर करने की कुंजी हो। ठीक है, एवलिन ने अपनी नोटबुक बंद करते हुए कहा। मैं सिल्वा और रामोस के शेड्यूल के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करती हूँ। मुझे अब द ग्राइंड हाउस में अपनी शिफ्ट पर जाना है। वह दरवाजे की ओर चल पड़ी। सावधान रहना, एस ने कहा। डीक के गुंडे देख रहे हैं। तुम भी, एवलिन ने जवाब दिया। जब तक मुझे और जानकारी नहीं मिल जाती तब तक कोई बेवकूफ़ी भरा काम मत करना। वह चुपके से निकल गई और एस ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। वह ठंडी धातु से टिक गया। उसके सामने एक रास्ता था। ये जोखिम भरा था लेकिन डीके की अगली चाल का इंतजार करने से बेहतर था। उसे व्यस्त रहना था, पैसे कमाते रहना था और बिल्कुल सामान्य दिखना था। उसे लॉन्ड्री में डोरिस से किया अपना वादा याद आया, केवल व्यवस्थित मदद। मशीनों में कोई छेड़छाड़ नहीं। तारांकन एस सड्स एंड डड्स में दाखिल हुआ। डिटर्जेंट की जानी पहचानी खुशबू और गर्म हवा ने उसका स्वागत किया। डोरिस काउंटर के पीछे एक्सटेंशन कॉर्ड के उलझे हुए गुच्छे को सुझाने में लगी हुई थी। वाह, एकदम सही समय पर आए हो, उसने राहत भरी आवाज में कहा। उम्मीद है कि तुम साइन बोर्ड बनाने का अपना हुनर लाए हो। आज तो यहाँ बहुत अफरा तफरी मची हुई है। डोरिस, जैसा कि हमने तय किया था, बस संकेत और गाइड, एस ने एक बैग दिखाते हुए कहा जिसमें एक छोटा व्हाइट बोर्ड, मार्कर, क्लिप और एक प्लास्टिक स्लीव थी। कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी। भगवान का शुक्र है, डोरिस ने कहा। उस बुलबुले वाली घटना के बाद मुझे लगता है कि सादगी ही सबसे अच्छी है। एस काम पर लग गया। उसने प्रवेश द्वार के पास दीवार पर एक साफ जगह ढूंढी और व्हाइट बोर्ड लगा दिया। उसने बड़े और साफ अक्षरों में ऊपर शीर्षक लिखे। बाईं ओर उपयोग में आने वाली वॉशिंग मशीनें और मुफ्त वॉशिंग मशीनें, दाईं ओर उपयोग में आने वाली ड्रायर मशीनें और मुफ्त ड्रायर मशीनें। उसने प्रत्येक मशीन के नंबर वाले छोटे छोटे लेमिनेटेड कार्ड बनाए। उपयोग में आने वाली वॉशिंग मशीनें के नीचे उसने मशीन 1, 3 और 5 के कार्ड लगाए। मुफ्त वॉशिंग मशीनें के नीचे उसने मशीन 2, 4, 6 और 7 के कार्ड लगाए। उसने ड्रायर मशीनों के लिए भी यही किया। फिर उसने उस सरल मुद्रित निर्देश पुस्तिका को चेंज मशीन के पास रख दिया। 1, सिक्के निकालें। 2, कपड़े छांटें। 3, वॉशर का आकार चुनें। 4, डिटर्जेंट डालें। 5, शुरू करें। उसने उसे प्लास्टिक के कवर में डाल दिया ताकि वह साफ रहे। वह अपना काम खत्म ही कर रहा था कि एक महिला, जो कपड़ों से भरा एक बड़ा थैला लिए खड़ी थी, रुक गई और बोर्ड को घूरने लगी। ओह, ये तो बहुत काम की चीज़ है, उसने कहा और खाली पड़े एक वॉशर की ओर बढ़ गई। डोरिस मुस्कुराए। देखा, अभी से काम कर रहा है। एस, तुम तो जान बचाने वाले हो। सरल और कारगर। उसने उसे $50 दिए, जिन पर वे सहमत हुए थे।
एक एक पैसा वसूल। एस ने जैसे ही पैसे जेब में रखे, डोरिस ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, जब आप यहाँ हैं। वॉशिंग मशीन नंबर 5 बीच में ही रुक गई है। शुक्र है कोई बुलबुले नहीं निकले, बस रुक गई है। क्या आप एक बार देख सकते हैं? मैं आपको $20 और दे दूंगी। एस हिचकिचाया। उसने वादा किया था कि वह मशीन से छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन एक साधारण मरम्मत जोखिम भरे और दक्षता बढ़ाने वाले उपायों से अलग थी, और उसे पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है डोरिस, मुझे देखने दो। वह वॉशिंग मशीन नंबर 5 के पास गया। मशीन शांत थी, अंदर कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। न्यूरल इंटरफेस सक्रिय हो गया। स्कैनिंग। वॉशर #5। समस्या, ढक्कन लॉक स्विच खराब है। मशीन ढक्कन को खुला मानती है, जिससे चक्र रुक जाता है। मरम्मत, स्विच बदलें या अस्थायी रूप से बाईपास करें। आवश्यक उपकरण, स्क्रूड्राइवर, मल्टीमीटर, वैकल्पिक। एस ने वॉशर का प्लग निकाल दिया। उसने ऊपरी कंट्रोल पैनल को कसने वाले पेंच ढूंढे और उन्हें सावधानीपूर्वक हटा दिया। पैनल को उठाकर उसने ढक्कन के कब्जे के पास स्थित छोटा प्लास्टिक स्विच देखा। अपने मल्टीमीटर, जो उसने हाल ही में सस्ते में अपने टूल बॉक्स के लिए खरीदा था, का उपयोग करके उसने पुष्टि की कि स्विच ढक्कन बंद का संकेत नहीं भेज रहा था। वह खराब हो गया था। डोरिस, स्विच खराब हो गया है, उसने पुकारा। मेरे पास ठीक वही पुर्जा नहीं है, लेकिन मैं अभी इसे सुरक्षित रूप से बाईपास कर सकता हूं ताकि तुम ये काम पूरा कर सको। तुम्हें बाद में एक नया स्विच लेना होगा, जो भी इसे चालू कर दे। डोरिस ने जवाब दिया। एस ने सावधानीपूर्वक खराब स्विच से तारों को अलग किया। सिस्टम के सटीक निर्देशों का पालन करते हुए उसने दोनों तारों को आपस में जोड़ दिया, जिससे वॉशिंग मशीन को यह भ्रम होने लगा कि ढक्कन हमेशा बंद है। उसने बिजली के टेप से कनेक्शन को सावधानीपूर्वक इंसुलेट किया। उसने वॉशिंग मशीन को वापस प्लग में लगाया, ढक्कन बंद किया और स्टार्ट बटन दबाया। मशीन फिर से चालू हो गई और अपना चक्र फिर से शुरू कर दिया। ठीक हो गया, एस ने घोषणा की। तुम तो कमाल हो एस। डोरिस ने उसे अतिरिक्त $20 देते हुए कहा। ये लो, आपातकालीन मरम्मत के लिए। धन्यवाद डोरिस। एस ने पैसे जेब में रख लिए। अब कुल राशि $501 और 35 सेंट जोड़ $50, हस्ताक्षर जोड़ $20, मरम्मत इक्वल्स $571.35। उसे अच्छा लगा। उसने डोरिस की मदद की, ईमानदारी से पैसे कमाए और अपना वादा निभाया। कोई गड़बड़ नहीं हुई। जैसे ही उसने अपने औजार समेटे, सिस्टम ने घंटी बजाए। नया कार्य, आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्र करें। समय सीमा 10 दिन। लक्ष्य, डेरियस डी.के. वायंस की आपराधिक गतिविधियों, सुरक्षा रैकेट, जुए का कर्ज का सत्यापन योग्य प्रमाण प्राप्त करना। पुरस्कार, कौशल ऑडियो संवर्धन, रिकॉर्ड की गई ध्वनियों को बढ़ाना, स्पष्ट करना। दंड, सिस्टम फंड से अस्थायी रूप से $500 की कटौती। सबूत, सिस्टम को सबूत चाहिए था। ये स्वाभाविक था। सबूत उसकी रक्षा कर सकता था, डी.के. को बेनकाब कर सकता था, या शायद रामोस या सिल्वा के साथ सौदेबाजी में काम आ सकता था। सजा कड़ी थी, सिस्टम के आधे फंड का नुकसान, लेकिन इनाम अमूल्य हो सकता था। उसने मानसिक रूप से इस काम को स्वीकार कर लिया। तारांकन तारांकन तारांकन। थोड़ी उम्मीद के साथ एस ने मोटर लौटने से पहले अपने स्टोरेज यूनिट को एक बार फिर से देखने का फैसला किया। शाम ढल रही थी और लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं। उसने नेटवर्क पिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए सावधानी से पीछे की बाड़ की ओर कदम बढ़ाया। केवल धुंधले, दूर के सिग्नल ही दिखाई दिए। सब कुछ ठीक लग रहा था। वह बाड़ में बने गैप से फिर से अंदर घुसा और तेजी से यूनिट B17 की ओर बढ़ा। उसने चाबी को भारी ताले में डाला। ताला आसानी से खुल गया। उसने पहियों वाले दरवाजे को उठाना शुरू किया, लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दरवाज़ा सामान्य से थोड़ा भारी लग रहा था और आधे रास्ते में एक पल के लिए अटक गया। उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोला और अंदर कदम रखते हुए एकमात्र बल्ब जलाया। वह वहीं जम गया। उसके स्टोर रूम की तलाशी ली गई थी। सामान बिखरा हुआ तो नहीं था, लेकिन साफ तौर पर उसमें से चीजें निकाली गई थीं। उसका टूल बॉक्स वर्क टेबल पर खुला पड़ा था। अंदर का सामान अस्त व्यस्त था। स्क्रूड्राइवर अपनी जगह से हटे हुए थे। रिंच अंदर रखने की बजाय ऊपर पड़ा था। वह छोटा डिब्बा जिसमें वह अतिरिक्त पुर्जे रखता था, खुला था। तार और फ्यूज के टुकड़े बाहर बिखरे पड़े थे। दरवाजे के पास कंक्रीट के फर्श पर एक धूल भरा पदचिह्न था, जो उसके अपने जूते से भी बड़ा था। कोई अंदर आया था। घबराहट अचानक भड़क उठी, ठंडी और तीखी। क्या वे कुछ ले गए थे? उसने जल्दी से अपने औजारों की गिनती की। पेंच, प्लायर, रिंच, हथौड़ा, मल्टीमीटर, सोल्डरिंग आयरन, सब मौजूद थे। उसके पास रखे कुछ अतिरिक्त पुर्जे अस्त व्यस्त थे, लेकिन सुरक्षित थे। उसकी आपातकालीन नकदी अभी भी पेंच के खोखले हैंडल के अंदर सुरक्षित रूप से छिपी हुई थी। उसे राहत मिली, लेकिन तुरंत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने कुछ नहीं चुराया था। इस बार यह एक संदेश था, ताकत का प्रदर्शन। हम तुम तक कहीं भी पहुंच सकते हैं। फिर उसने उसे देखा। अंदर की दीवार पर लाइट स्विच के ठीक बगल में एक ताश का पत्ता टेप से चिपका हुआ था।
इक्का, उस पर मोटे काले मार्कर से लिखा था, पैसे चुकाओ वरना अगली बार हम इसे जला देंगे। एस ने दीवार से कार्ड फाड़ दिया। उसका हाथ कांप रहा था, इस बार डर से नहीं बल्कि ठंडे केंद्रित गुस्से से। उन्होंने उसकी निजता का उल्लंघन किया था, उसकी बड़ी मेहनत से हासिल की गई पनाहगाह का। उन्होंने उसके द्वारा बनाई जा रही हर चीज़ को खतरे में डाल दिया था। उसने कार्ड को मुट्ठी में मसल दिया। डीके को लगा कि ऐसे एक डरा हुआ बच्चा है जिसे आसानी से डराया जा सकता है। डीके को लगा कि वह एस को हमेशा के लिए परेशान कर सकता है। वह गलत था। एस ने मुड़े हुए कार्ड को देखा, फिर वर्क टेबल पर करीने से रखे अपने औजारों पर नजर डाली। उसने एवलिन के शोध के बारे में सोचा, डीके का रामोस के प्रति भारी कर्ज और गुस्सैल बार मालिक सिल्वा के बारे में। उसने सिस्टम के नए कार्य के बारे में सोचा, आपत्तिजनक सबूत इकट्ठा करना। डर अब भी मौजूद था, पेट में एक ठंडी सी गांठ सी बन गई थी। लेकिन एक नई भावना ने उसे बौना कर दिया था, दृढ़ संकल्प। पहली समय सीमा में 11 दिन बचे थे। इस नए काम के लिए उसके पास 10 दिन थे। उसके पास जानकारी थी, उसकी टीम बनने लगी थी, और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने बड़े ध्यान से एक का एस ऑफ स्पेड्स कार्ड को सीधा किया और उसे मेज पर रख दिया। खतरे का भाव ऊपर की ओर था। वह भागेगा नहीं, छुपेगा नहीं। अब प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था, बल्कि पलटवार करने का समय था। ठीक है, डीके, एस ने खाली यूनिट से धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज स्थिर थी। तुम्हें युद्ध चाहिए तो लो। युद्ध शुरू हो गया। उसने लाइट बंद की, दरवाज़ा नीचे किया और ताले को जोर से बंद कर दिया। यह आवाज़ शांत गली में गूंज उठी। एस चल पड़ा, मोटल की तरफ नहीं बल्कि बस स्टॉप की तरफ। उसे डीके के इलाके से दूर एक गिरवी की दुकान ढूंढनी थी। उसे एक छोटा, सस्ता वॉयस रिकॉर्डर चाहिए था। सबूत से ही प्रमाण बनता है। और एस अब तलाश में था। खेल बदल चुका था, अब आक्रामक होने का समय था। चैप्टर 24। एस शहर की गलियों में चल रहा था। उसकी जेब में पड़ा एक का एस ऑफ स्पेड्स का मुड़ा हुआ पत्ता उसे चुभ रहा था। उसके मन में यह धमकी गूंज रही थी, पैसे चुकाओ वरना अगली बार इसे जला देंगे। डर और गुस्से का मिला जुला भाव उसके मन में था। डीक ने उसकी निजी जगह, उसकी बड़ी मुश्किल से हासिल की गई पनाहगाह पर अतिक्रमण कर लिया था। वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उसे डीके के अपराधों का सबूत चाहिए था, ठीक वैसे ही जैसे सिस्टम की मांग थी। सबूत उसकी रक्षा कर सकता था। सबूत डीके को बेनकाब कर सकता था। सबूत उसके लिए एक हथियार साबित हो सकता था। उसे बातचीत रिकॉर्ड करने का तरीका चाहिए था। उसे एक वॉयस रिकॉर्डर चाहिए था। वह शहर के दूसरी ओर बस से गया, जो डीके के रोजाना के इलाके से बहुत दूर थी। उसे एक बेकरी और एक जूते की दुकान के बीच में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान मिली। अंदर जाकर उसने अलमारियों को देखा। उसे एक छोटा सा, साधारण सा वॉयस रिकॉर्डर मिला। ये देखने में साधारण था, काले प्लास्टिक का एक आयताकार टुकड़ा जिसमें एक माइक्रोफोन का छेद, एक रिकॉर्ड बटन, एक स्टॉप बटन और एक छोटा सा स्पीकर था। इसमें एक स्टैंडर्ड एसडी मेमोरी कार्ड लगता था और ये 2A बैटरी से चलता था। इसकी कीमत $29.99 थी। यह कोई फैंसी चीज़ नहीं थी, लेकिन सस्ती और आसानी से नज़र में आने वाली थी। क्या यह आवाज़ों को स्पष्ट रूप से पकड़ पाएगा? एस ने दयालु आंखों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला दुकानदार से पूछा। बुनियादी बातों के लिए ठीक है, उसने कहा। बस इसे बोलने वाले के पास रखो। जासूसी फिल्मों जैसी क्वालिटी की उम्मीद मत करना, लेकिन काम चल जाएगा। उसने उसे रिकॉर्डर, एक SD कार्ड और 4 बैटरियों का एक पैकेट कुल $42 में बेच दिया। एस ने नकद भुगतान किया। कुल नकद राशि $571 और 35 सेंट -$42 इक्वल्स $529.35। वह बाहर निकला। उसके हाथ में छोटा सा रिकॉर्डर संभावनाओं से भरा हुआ महसूस हो रहा था। पहला कदम, उपकरण प्राप्त करें। नाइट आउल में वापस आकर एस ने खुद को कमरा नंबर 7 में बंद कर लिया। उसने रिकॉर्डर में SD कार्ड और बैटरी डाली। उसने इसका इस्तेमाल करने का अभ्यास किया, अपनी गिनती रिकॉर्ड की और उसे वापस सुना। आवाज़ थोड़ी कर्कश थी, लेकिन समझ में आ रही थी। ये काम करेगा। उसने इसे अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। रिकॉर्ड बटन आसानी से उपलब्ध था। वह तैयार था। उसकी जेब में फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन निकाला और एवलिन का संदेश पढ़ा। सिल्वा बात करने के लिए राजी हो गया है। आज रात 8 बजे रस्टी एंकर में उससे मिलो। सावधान रहना, वह घबराया हुआ है। बस यही था, डीक के खिलाफ उसका पहला असली दांव। एस ने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने धीरे से कहा। चलो शुरू करते हैं। रस्टी एंकर बंदरगाह के पास एक जर्जर लकड़ी की इमारत थी। हवा में खारे पानी, मछली और इंजन के तेल की गंध थी। गंदी खिड़कियों में बियर के नियॉन साइन चमक रहे थे। एस ने भारी दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर हल्की रोशनी थी और लगभग खाली था। कुछ बूढ़े आदमी बार में बैठकर ड्रिंक पी रहे थे। कोने में एक ज्यूक बॉक्स पर धीमी आवाज़ में कंट्री संगीत बज रहा था। एस ने मार्को सिल्वा को तुरंत पहचान लिया। वह थका हुआ सा दिखने वाला एक लंबा चौड़ा आदमी था, जो एक कपड़े से बार को पोंछ रहा था।
एस के पास आते ही उसने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर सतर्कता के भाव थे। क्या तुम एस हो? सिल्वा ने धीमी आवाज में पूछा। एस ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ। एवलिन ने इस मुलाकात का इंतजाम किया था। सिल्वा ने खाली बार में चारों ओर नज़र घुमाई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई और सुन तो नहीं रहा है। फिर उसने अपना सिर पीछे की ओर एक बूथ की तरफ झटका, जो आंशिक रूप से छाया में छिपा हुआ था। पीछे जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अपनी आवाज़ धीमी रखो, हम नहीं चाहते कि कोई सुन ले। एस बूथ में घुस गया। सिल्वा भी उसके पीछे आया और उसके सामने बैठ गया। वह आगे की ओर झुका, उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। एवलिन कहती है कि तुम्हारा डीक से झगड़ा चल रहा है और तुम्हें मेरी स्थिति के बारे में पता है। एस ने सावधानी से कहा, मुझे पता है कि डीक तुमसे प्रोटेक्शन मनी वसूल रहा है। मुझे ये भी पता है कि वह दूसरों के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। और मुझे ये भी पता है कि वह बहुत परेशान है क्योंकि उस पर विक्टर रामोस नाम के किसी व्यक्ति का बहुत सारा पैसा बकाया है। सिल्वा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह प्रभावित और अधिक उत्सुक लग रहा था। क्या तुम सच में रामोस के बारे में जानते हो? उसने आश्चर्य से भरी आवाज में कहा। हाँ, डीके बहुत बड़ी मुसीबत में है। आजकल वह हफ्ते में 2 बार यहाँ आता है और पहले से ज्यादा पैसे मांगता है। उसका कहना है कि रामोस उसके पीछे पड़ा है और हर एक डॉलर के लिए उस पर दबाव डाल रहा है। सिल्वा ने अपना चेहरा मलते हुए कहा, थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मैं उसे लगातार पैसे नहीं दे सकता, बेटा। इस जगह की आमदनी तो पहले से ही बिल भरने लायक है। लेकिन अगर मैंने डीके को पैसे देना बंद कर दिया। वह अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए रुक गया। उसकी आंखों में दिख रहा डर सब कुछ बयां कर रहा था। अंजाम बहुत बुरा होगा, बेहद बुरा। एस ने दृढ़ता से कहा, मैं भी डीक को रोकना चाहता हूँ। वह मुझे धमका रहा है। उसने मेरे काम करने की जगह को तहस नहस कर दिया। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कैसे? सिल्वा ने संदेह भरे स्वर में पूछा। तुम हाई स्कूल से निकले हुए जैसे लग रहे हो। बुरा मत मानना, कोई बात नहीं, एस ने शांत भाव से कहा, सिल्वा की शंका भरी निगाहों का सामना करते हुए। मेरा डीके से सीधे सीधे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये लापरवाही होगी। मैं उसे बेनकाब करना चाहता हूँ, उसके कारनामों का पुख्ता सबूत जुटाना चाहता हूँ। ऐसा सबूत जिसे वह नकार या अनदेखा न कर सके। उसने अपनी जैकेट के कपड़े के ऊपर से अपनी जेब में छिपे रिकॉर्डर को हल्के से छुआ, लेकिन फिलहाल उसे छुपाए रखा। उसे इस्तेमाल करने से पहले सिल्वा की अनुमति चाहिए थी। अगर मुझे डीके द्वारा तुम्हें धमकाने, पैसे मांगने का सबूत मिल जाए तो इस तरह के सबूत पुलिस के पास जा सकते हैं, या शायद रामोस तक भी पहुंच जाएं। एस ने सिल्वा की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए समझाया। रामोस को दिखाओ कि डीके उसे पैसे वापस देने के बजाय लोगों को परेशान कर रहा है। इस तरह के सबूत सब कुछ बदल सकते हैं। सिल्वा उसे कुछ देर तक देखता रहा। यह विचार उसे दिलचस्प लग रहा था, लेकिन डर अभी भी उसे रोक रहा था। सबूत मतलब कोई रिकॉर्डिंग? उसने धीमी आवाज में पूछा। क्या तुम उसके काफी करीब जा सकते हो? डीके बहुत ही शक्की है। वह किसी पर भरोसा नहीं करता। एस ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप मुझसे बात करने को तैयार हैं और मैं इसे रिकॉर्ड कर लूँ कि डीक क्या करता है, वह कितना मांगता है, कब आता है, तो यह एक अच्छी शुरुआत होगी। बस आप मुझसे यहाँ अपने बार में सुरक्षित और निजी माहौल में बात करें। सिल्वा कुछ देर चुप रहा, मानो अपने विचारों को समेट रहा हो, घिसी हुई मेज को घूरता रहा। फिर उसने ऊपर देखा और एस की आंखों से आंखें मिलाईं। उसकी निगाहों में डर था, लेकिन उसके नीचे एक गहरा, शांत गुस्सा सुलग रहा था। वह कल यहाँ आया था, सिल्वा ने धीमी और तनाव भरी आवाज में कहना शुरू किया। पहले उसने मुझसे $200 लिए। फिर उसने साफ कह दिया कि अगर अगली बार मेरे पास $300 तैयार नहीं होंगे, तो वह मेरी अच्छी बोतलों को इधर उधर कर देगा। उसने कड़वाहट से कहा और बार के पीछे शराब की अलमारियों की ओर इशारा किया। उसने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, उसने मुझे बताया कि उसके बॉस रामोस को भुगतान करना है और मेरा बार उसका निजी एटीएम है। एस ने धीरे से अपना हाथ जैकेट की जेब में डाला और उसकी उंगलियां रिकॉर्डर से छू गईं। उसने अभी तक इसे चालू नहीं किया था, उसे पहले सिल्वा की अनुमति चाहिए थी। एस ने नरमी से कहा, माँ को, क्या तुम इसे दोबारा कहोगे? इस बार साफ साफ बोलो ताकि मैं इसे रिकॉर्ड कर सकूं। सिल्वा ने गहरी सांस ली। उसने खाली बार में चारों ओर फिर से नजर डाली, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। एस ने अपनी जेब में रिकॉर्ड बटन दबाया और उसके चालू होने पर हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनी। वह थोड़ा आगे झुका और शांत भाव से बोला, कल डीके के आने के बारे में तुम्हें जो कुछ भी याद है, मुझे बताओ, माँ को। सिल्वा आगे झुके, अपनी आवाज़ धीमी करते हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ बोले, डेरियस वेन्स, लोग उसे डीके कहते हैं। वह कल शाम रस्टी एनक में आया था। उसने मुझसे $200 मांगे। उसने कहा कि यह प्रोटेक्शन मनी है। मैंने उसे दे दिए क्योंकि सच कहूँ तो मैं डरा हुआ था।
उसने धमकी दी कि अगर अगली बार उसके आने पर, जो आमतौर पर गुरुवार की रात होती है, मैंने उसे $300 तैयार नहीं दिए तो वह मेरी शराब की बोतलें तोड़ देगा। उसने कहा कि उसे अपने बॉस विक्टर रामोस को पैसे चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा कि मेरा बार रामोस के लिए उसका पर्सनल एटीएम है। सिल्वा रुक गए। बस इतना काफ़ी है। एस ने राहत भरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल सही, धन्यवाद माको। उसने स्टॉप बटन दबाया। यह एक अच्छी शुरुआत है। पक्का सबूत। सिल्वा थोड़ा घबराया हुआ लेकिन दृढ़ निश्चय भी लग रहा था। अब क्या, हम इसका क्या करें? एस ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। अब मुझे सिर्फ तुम्हारी बात से ज़्यादा सबूत चाहिए। मुझे खुद डीक द्वारा दी गई धमकियों का सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जिसे नकारा न जा सके। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। यही सबसे मुश्किल काम है। सिल्वा सोच में पड़ गया। वह आमतौर पर अकेले ही सामान लेने आता है। मुझे लगता है कि उसे लगता है कि मुझ जैसे छोटे मोटे आदमी को डराने के लिए उसे किसी गुंडे की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गुरुवार का दिन है, शाम लगभग 8:30 बजे। ये रात के खाने के बाद की भीड़ कम होने के बाद का समय है, लेकिन देर रात तक शराब पीने वालों के आने से पहले का। उसे शांत जगह पसंद है। एस ने सावधानीपूर्वक सिर हिलाया और सारी जानकारी अपने दिमाग में दर्ज कर ली। गुरुवार, रात 8:30 बजे, द रस्टी एंकर। उसने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? जब वह आए तो कहीं छिप सकता हूँ? शायद तब उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ। सिल्वा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। बच्चे, ये खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया तो? मुझे पता है, एस ने कहा, लेकिन यही सबसे अच्छा तरीका है। मैं छिप सकता हूँ। मुझे बस इतना करीब होना है कि मैं उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकूं। उसने अपनी जेब पर हाथ फेरा जहां रिकॉर्डर रखा था। सिल्वा हिचकिचाई, फिर आह भरी। ठीक है, गुरुवार 8 बजे तक यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें बार के पीछे बने स्टोर रूम में छिपा दूंगा। वहाँ एक छोटा सा वेंटिलेशन है, शायद तुम वहाँ से सब कुछ ठीक से सुन पाओगे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें खुद ही संभालना होगा। मैं तुम्हें डीके से नहीं बचा सकता। मैं समझ गया, एस ने कहा। धन्यवाद, इससे वाकई मदद मिली। सिल्वा ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। बस इसे सार्थक बनाओ, बच्चे। वह खड़ा हुआ, तनाव से उसके हाव भाव अकड़े हुए थे। मुझे काम पर वापस जाना है। बार की ओर वापस चलते हुए उसके कंधे तन गए थे, मानो उस जोखिम का बोझ ढो रहे हों जो वे उठा रहे थे। एस बूथ से चुपके से निकल गया। उसके पास सिल्वा की गवाही थी। उसके पास डीके के खुद के बयान हासिल करने की योजना थी। सबूत बस उसकी पहुंच में था। चैप्टर 25। रस्टी एंकर से निकलते समय एस की जैकेट की जेब में रखा छोटा सा वॉयस रिकॉर्डर उसे शीशे के वजन जैसा लग रहा था। उसके पास माको सिल्वा की रिकॉर्डिंग थी, डीके की जबरन वसूली का एक सच्चा अकाट्य बयान। ये सबूत था, लेकिन एस जानता था कि यह वह सबूत नहीं था जो सिस्टम चाहता था। सिस्टम चाहता था कि डीके खुद रंगे हाथों पकड़ा जाए। गुरुवार को सामान उठाने के बारे में सिल्वा की जानकारी ही कुंजी थी। एक खतरनाक कुंजी, लेकिन एस को इसे इस्तेमाल करना ही था। तैयारी ही सब कुछ थी। अगली दोपहर एस रस्टी एंकर वापस गया। अंदर की हवा में अभी भी बासी बियर और लकड़ी की पॉलिश की तेज गंध फैली हुई थी। सिल्वा बार के पीछे खड़ा था और व्यवस्थित ढंग से गिलास पहुंच रहा था। एस के अंदर आते ही उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर थकावट और सावधानी भरे दृढ़ संकल्प का मिला जुला भाव था। आपको कुछ और चाहिए? सिल्वा ने धीमी आवाज में पूछा। एस ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे अलमारी देखनी है। मुझे ठीक ठीक पता होना चाहिए कि मैं कहाँ रहूँगा, और मुझे रिकॉर्डर की जांच करनी है। देखना है कि क्या वह उस वेंट के जरिए आवाज़ को साफ साफ रिकॉर्ड कर सकता है। सिल्वा ने धीरे से सिर हिलाया। वह स्थिति को भांप गया था। ठीक है। वह इसको बार के पीछे एक संकरे सादे दरवाजे तक ले गया। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली, ताला खोला और दरवाजा खोल दिया। अंदर का स्थान तंग और अंधेरा था। शराब के गत्ते के डिब्बों, नैपकिन के ढेरों, सफाई के सामान और तह की हुई कुर्सियों से भरा हुआ था। हवा में गत्ते और पुरानी बियर की हल्की सी गंध फैली हुई थी। बार के सामने वाली दीवार पर एक छोटा, धूल भरा धातु का वेंट था जिससे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। बस यही जगह है, सिल्वा ने धीमी आवाज में कहा। यह बहुत तंग जगह है। जब डीके आता है तो वह ठीक यहीं बैठ जाता है। उसने वेंटिलेशन के छेद से बार काउंटर के आखिरी छोर के पास एक जगह की ओर इशारा किया। उस जगह से आपको उसकी आवाज़ साफ सुनाई देनी चाहिए। हालांकि वेंटिलेशन से आवाज़ थोड़ी दब जाती है, इसलिए एकदम सही नहीं होगी। और आपको वहां भूत की तरह रहना होगा, बिल्कुल शांत और स्थिर। डीके बहुत डरपोक है, वह सब कुछ सुन लेता है, इसलिए एक भी गलत हरकत हुई तो काम तमाम। एस किसी तरह से अलमारी में घुस गया। वह बहुत छोटी थी, बक्से उस पर दबाव डाल रहे थे। उसने खुद को वेंटिलेशन के पास खड़ा किया और खिड़की की पट्टियों के बीच से धुंधली रोशनी वाले बार की झलक देखने लगा। ठीक है, एस ने दरवाजे के पास खड़े सिल्वा से फुसफुसाते हुए कहा।
तुम वहीं जाकर खड़े हो जाओ जहां डीके आमतौर पर खड़ा होता है। वैसे ही बात करो जैसे तुम आमतौर पर करते हो, और ठीक वही कहो जो तुमने मुझे कल बताया था। इससे मुझे पता चल जाएगा कि रिकॉर्डर उसे कितनी अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर पाता है। सिल्वा बार के आखिरी छोर के पास जाकर बैठ गया और गहरी सांस ली। जांच जांच, उसने कहा। वेंटिलेशन की वजह से उसकी आवाज़ थोड़ी खोखली सी लग रही थी, लेकिन फिर भी साफ थी। देखे, वैंस कल यहाँ आया था। उसने अपने $200 मांगे और धमकी दी कि अगर अगली बार मेरे पास $300 तैयार नहीं हुए तो वह मेरे सारे शेयर ले लेगा। उसने कहा कि ये सब रामोस के लिए है। वह रुका, फिर एस की तरफ देखा। रिकॉर्डर में ये सब कैसा सुनाई दे रहा है? एस ने पहले ही रिकॉर्डर निकाल लिया था। उसने उसे वेंट ग्रिल के पास रखा और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। अच्छा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। 1 मिनट और रिकॉर्ड करते रहो। सिल्वा ने उन्हीं वाक्यों को दोहराया और डीके की धमकियों और रामोस के प्रति उसके कर्ज का ब्यौरा दिया। लगभग 1 मिनट बाद एस ने रिकॉर्डर पर स्टॉप बटन दबा दिया। वह धीरे धीरे उस तंग कोठरी से बाहर निकला। उसे अपने कंधों पर उस तंग जगह का दबाव महसूस हो रहा था। बाहर निकलते ही उसने डिवाइस पर प्ले बटन दबा दिया। ऑडियो में हल्की सी कर्कश आवाज़ आई, जो बार के कूलर की लगातार धीमी आवाज़ के ऊपर दबी हुई थी। पृष्ठभूमि के शोर के बावजूद ज़रूरी शब्द साफ सुनाई दिए। उसने अपने 200 की मांग की, मेरे स्टॉक को धमकी दी, और सब कुछ रामोस के लिए। एस ने रिकॉर्डर उठाकर सिल्वा को दिखाया। उसने सोच समझकर कहा, यह एकदम साफ तो नहीं है, लेकिन हमारे काम के लिए काफ़ी है। हम सभी धमकियों को स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। सिल्वा ने राहत की सांस ली। उसके कंधों का तनाव थोड़ा कम हो गया। ठीक है, ये रहा प्लान। गुरुवार रात ठीक 8 बजे यहाँ आ जाना। उस समय यहाँ आमतौर पर सन्नाटा रहता है, इसलिए शांति रहेगी। मैं तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर आने दूंगा। उसने बार के पीछे वाले मजबूत लकड़ी के दरवाजे की ओर इशारा किया। वहां से सीधे कोठरी में चले जाना। हिलना डुलना नहीं, कोई आवाज़ नहीं करना। बस छुप कर रहना और डीक के जाने के बाद मेरे आने का इंतज़ार करना। समझ गए? बिल्कुल स्पष्ट, एस ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं ठीक 8 बजे यहाँ आऊँगा, पीछे के दरवाजे से अंदर आऊँगा और सीधे कोठरी में चला जाऊँगा। मैं हिलूंगा नहीं और न ही कोई आवाज़ करूँगा। मैं छिपा रहूँगा और आपका इंतज़ार करूँगा। सिल्वा ने एस की आंखों में देखा। उसके भीतर अभी भी थोड़ा डर था, लेकिन अब दृढ़ निश्चय ने उसे काबू में कर लिया था। बच्चे, ये सुनिश्चित करो कि हमारी योजना बिल्कुल योजना के अनुसार चले। यह मत सोचो कि तुम ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, ये हम दोनों के लिए है, ठीक है? डीक के साथ तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एस ने उसकी आंखों में स्थिर निगाहें डाली और दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि यह सार्थक हो। गुरुवार तक के दिन मानो कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। एस नाइट आउल में छोटे मोटे मरम्मत के कामों में व्यस्त रहा। कभी टपकते नल को ठीक करता, कभी दीवार के छेद को भरता। इससे उसके हाथ तो चलते रहे, लेकिन उसके पेट में बढ़ती बेचैनी कम नहीं हुई। वह लगातार रिकॉर्डर की जांच करता रहता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बैटरी नहीं हो, एसडी कार्ड खाली हो और बटन ठीक से काम कर रहे हों। उसने चुपचाप उसे अपनी जेब से निकालने का अभ्यास भी किया, मानो उसे किसी भी आपात स्थिति में ऐसा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। एस भी सतर्क रहा। उसने डीके की गिरवी की दुकान के पास जाने से परहेज किया। वह व्यस्त सड़कों पर ही रहा जहां वह भीड़ में घुल मिल सकता था। बीच बीच में उसका नेटवर्क पिंग कौशल सक्रिय हो जाता था, जो डीके के गुंडों या उनके वाहनों के किसी भी संकेत की तलाश करता था। अब तक कुछ भी नहीं मिला था। आखिरकार गुरुवार आ ही गया, उम्मीदों से भरा हुआ। एस ने आखिरी बार अपने पैसे गिने। $529.35 थे। उसने कमरा नंबर 7 में अकेले सादा खाना खाया, अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नींद का तो सवाल ही नहीं था। उसके दिमाग में हर मुमकिन स्थिति दौड़ रही थी। अगर डीके अपने साथ और लोगों को लेकर आ जाए तो क्या होगा? अगर वह बार की तलाशी लेने का फैसला कर ले तो क्या होगा? अगर सबसे बुरे समय पर रिकॉर्डर खराब हो जाए तो क्या होगा? उसके पेट में डर की एक ठंडी गांठ सी बन गई, लेकिन उसके भीतर एक प्रबल दृढ़ संकल्प धधक रहा था। डीके ने उसकी शरणस्थली में घुसपैठ करके हद पार कर दी थी। आज रात भागने या छिपने की बात नहीं थी, आज रात एस पलटवार करने वाला था। जैसे ही बाहर शाम ढलने लगी, एस ने अपनी सबसे काली, सबसे साधारण सी जैकेट पहन ली। उसने रिकॉर्डर को अपनी दाहिनी जेब में रख लिया और रिकॉर्ड बटन पर अपना अंगूठा हल्के से टिका दिया ताकि बिना देखे उसे ढूंढ सके। उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया, एक गहरी, स्थिर सांस ली और डर को दबा दिया। दृढ़ संकल्प हावी हो गया। बस यही मौका था। वह मोटल से निकला और बंदरगाह की ओर जाने वाली बस में सवार हो गया। खिड़की से शहर की जगमगाहटें तेजी से गुजर रही थीं। वह रस्टी एंकर से कुछ ही ब्लॉक दूर बस से उतर गया और बाकी का रास्ता पैदल ही तय किया, विशाल गोदामों की छाया में चलते हुए। खारे पानी और मछली की जानी पहचानी गंध और तेज होती गई। वह 8 बजने से ठीक पहले बार के बगल वाली गली में पहुंचा।
पीछे के दरवाजे की पुरानी लकड़ी ठोस और अडिग लग रही थी। एस ठंडी ईंट की दीवार से सटकर सुनने लगा। अंदर से हल्की संगीत की धुन और गिलासों की खनक सुनाई दे रही थी। क्लिक, कुंडी पीछे सरक गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला। बाहर से आती हल्की रोशनी में सिल्वा का चेहरा दिखाई दिया, पीला और तनावग्रस्त। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झटके से अंदर की ओर झुका लिया। एस संकरे रास्ते से अंदर घुस गया और उसके पीछे दरवाजा खट से बंद हो गया। हल्की सी आवाज के बाद ताला लगने की तेज आवाज सुनाई दी। अब बार की आवाजें थोड़ी साफ सुनाई दे रही थीं। ज्यूक बॉक्स की उदास धुन, सिल्वा का काउंटर के पीछे जाना। सिल्वा ने चुपचाप लेकिन जल्दबाजी में पहले से ही थोड़ा खुला हुआ स्टोर रूम के दरवाजे की ओर इशारा किया। एस ने एक बार सिर हिलाया। वह तेजी से और चुपचाप छोटे से सर्विस एरिया को पार करके अलमारी के दरवाजे से अंदर घुस गया और उसे लगभग बंद कर दिया, बस एक बारीक दरार छोड़ दी। अंधेरा उसे पूरी तरह से निगल गया, बस वेंटिलेशन के छेदों से छनकर आती हल्की रोशनी ही उसे थोड़ी राहत दे रही थी। गत्ते, धूल और बासी बियर की गंध और तेज हो गई। उसे सिल्वा की हलचल और कांच के टकराने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। एस वेंटिलेशन के पास दीवार से सटकर बैठ गया, मानो खुद को छोटा कर लिया हो। उसने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला और अंगूठा रिकॉर्ड बटन पर रख दिया। उस तंग जगह में उसकी अपनी सांसें तेज सुनाई दे रही थीं। उसने उन्हें धीरे धीरे उथली सांसों में बदलने की कोशिश की। वह इंतजार करता रहा। मिनट घंटों की तरह खींचते चले गए। उसने कान लगाकर बार के शोर को अनसुना करने की कोशिश की। सिल्वा ने धीरे से गला साफ किया। एक गिलास की खनक सुनाई दी। एस के पैर घुटन भरी खामोशी से विरोध करने लगे। फिर धीमी फुसफुसाहट के बीच एक आवाज सुनाई दी। सामने का दरवाजा पहले से ज्यादा जोर से खुला। लकड़ी के फर्श पर भारी कदमों की आहट गूंजी। ज्यूक बॉक्स का संगीत थोड़ा धीमा हो गया। एक कर्कश और आदेशात्मक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। सिल्वा, क्या तुम्हें मेरा पैसा मिल गया? देखे, वह यहाँ था। एस की उंगली रिकॉर्डर के बटन पर अटकी हुई थी। उसका दिल किसी फंसे हुए पक्षी की तरह धड़क रहा था। जाल बिछ चुका था, अब उसे सबूत चाहिए था। चैप्टर 26। स्टोर रूम के तंग अंधेरे में एस जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही दूरी से डेके की कर्कश और आदेशात्मक आवाज पतले लकड़ी के दरवाजे और धातु के वेंटिलेशन स्लैट से गूंज उठी। वह यहाँ है, अब कार्रवाई का समय है। उसके अंगूठे ने डिवाइस पर लगे छोटे से प्लास्टिक के रिकॉर्ड बटन को खोज निकाला। अपने अंदर के तूफान को शांत करने के लिए उसने एक गहरी सांस ली और उसे मजबूती से दबा दिया। तंग अंधेरे में एक हल्की सी क्लिक की आवाज गूंजी, जिसके बाद रिकॉर्डर के किनारे पर एक छोटी सी स्थिर लाल बत्ती जल उठी। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। उसने अपनी सांस रोक ली और डिवाइस को ठंडी, कठोर धातु की वैंड ग्रिल पर दबा दिया। अचानक बार में हर आवाज, पुराने फर्श की चरमराहट, दूर से आती हंसी की आवाज, ज्यूक बॉक्स की धीमी लगातार गूंज अविश्वसनीय रूप से तेज लगने लगी। उसके चारों ओर फैली घुटन भरी चुप्पी ने इन आवाजों को और भी बढ़ा दिया। मंद रोशनी वाले बार में डेके की आवाज में अधीरता और धमकी झलक रही थी। तो सिल्वा, किनारे पर पड़ी मछली की तरह घूरना बंद करो। मेरे 300 कहाँ हैं? रामोस के पास इंतजार करने का समय नहीं है, और न ही मेरे पास। एस ने घिसे पिटे फर्श पर सिल्वा के पैरों की घबराहट भरी आहट सुनी। वह झिझकती, अनियमित लय उसकी बेचैनी को जाहिर कर रही थी। फिर एक गिलास के इरादे से ज्यादा जोर से नीचे रखे जाने की तेज आवाज आई। वह आवाज तनावपूर्ण सन्नाटे को चेतावनी की तरह चीरती हुई निकली। सिल्वा की आवाज डर और हताशा से भरी हुई, दबी हुई सी निकली। 300, डीके, पिछली बार तुमने 200 कहा था, और तुमने अगले हफ्ते 300 कहा। अभी तो कई दिन बाकी हैं। तुम ऐसे ही सौदा नहीं बदल सकते, सिल्वा ने हताशा भरे स्वर में बहस की। अब योजना बदल गई है, डीके ने तीखे स्वर में कहा। उसकी आवाज लोहे की तरह ठंडी और कठोर थी। एस को लगभग उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में छिपी धमकी धुंधली रोशनी को चीर रही थी। रामोस को अभी पैसों की जरूरत है। इसे अग्रिम समझो, या शायद उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज धीमी, खतरनाक गड़गड़ाहट में बदल गई, धमकी से भरी हुई। शायद तुम्हें थोड़ा प्रदर्शन देखने की जरूरत है। ये याद दिलाने की कि जो लोग अड़ियल रहते हैं उनका क्या होता है। तुम्हें वे सुंदर बोतलें याद हैं जो तुम्हें इतनी पसंद हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर रामोस का धैर्य टूट गया तो क्या होगा? सिल्वा की आवाज कांप रही थी, लगभग स्थिर नहीं थी। हर शब्द हताशा से भरा हुआ था। मुझे याद है, डेके, यकीन मानो, मुझे याद है। लेकिन 300 आज रात, ये नामुमकिन है। धंधा बिल्कुल ठप है। इस महीने तो मैंने जैसे तैसे किराया चुकाया है। डीके का लहजा एकदम सपाट और लोहे की तरह ठंडा हो गया। उसके शब्द तीखे और कठोर थे, मानो उसने कुछ कड़वा चखा हो। यह मेरी समस्या नहीं है, उसने ये वाक्य थूकते हुए कहा, सहानुभूति की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। तुम्हारी समस्या तो जिंदा रहने के विशेषाधिकार के लिए कीमत चुकाना है। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊं?
क्या तुम चाहते हो कि मैं बाद में कुछ ऐसे साथियों के साथ वापस आऊं जिनका स्वभाव मेरे जैसा कोमल न हो? उन्हें शायद कुछ बोतलें तोड़ना बच्चों का खेल लगे। हो सकता है वे तुम्हें भी पीटना शुरू कर दें। एस ने कैश रजिस्टर के खुलने की तेज धातुई आवाज़ सुनी। अचानक हुई यह आवाज़ शांत बार में गूंज उठी। इस तीखी गूंज ने मानो वातावरण में व्याप्त तनाव को और बढ़ा दिया। कुछ ही सेकंड बाद नोटों को सावधानी से अलग करते हुए सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। सिल्वा की बेचैनी को दर्शाते हुए तनावपूर्ण और जानबूझकर की गई हरकतें उसकी घबराहट को उजागर कर रही थीं। ये लो, सिल्वा ने भारी हार से भरी आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक सुलगता हुआ गुस्सा भी था जो कभी भी फूट सकता था। 275, यही वो सारे डॉलर हैं जो अभी कैश रजिस्टर में हैं, डीके। मैं अपनी माँ की कब्र की कसम खाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई चैरिटी चला रहा हूँ? डीके ने चिढ़ और अविश्वास भरे स्वर में कहा। ये कोई बातचीत नहीं है, सिल्वा। तुम्हारे पास पैसों की कमी है और ये बात चलने वाली नहीं है। मुझे पता है, सिल्वा ने घबराकर कहा, उसकी आवाज़ में हताशा झलक रही थी। प्लीज़, डेके, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि अगले हफ्ते नियमित 300 के अलावा बाकी 25 भी कमा लूँगा। कुल मिलाकर 325। मेरा वादा है। एस ने डीके की धीमी, असंतुष्ट सी आवाज़ सुनी। उसने कल्पना की कि वह आदमी पैसे छीनकर उन्हें उंगलियों के बीच मसल रहा है। तुम्हारा यही हाल होना चाहिए, डीके ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। अगले गुरुवार को मैं आऊँगा और 300 रुपये, साथ ही आज रात के 25 रुपये भी ले लूँगा। कुल 325 रुपये, याद रखना। और मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, सिल्वा। रामोस का सब्र सस्ते पेंट से भी पतला है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें मेरी बात नहीं माननी पड़ेगी। वह ऐसे लोगों को भेजेगा जिनके सामने मेरी टोली किसी संडे स्कूल के गायक मंडली जैसी लगेगी। समझे? हाँ, देखे, सिल्वा ने कांपती हुई, मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज़ में फुसफुसाया। मैं समझ गया। अगले गुरुवार, 325 तारीख को। मैं नहीं भूलूंगा। ध्यान रखना, ऐसा मत करना, डीके ने बर्फीले ठंडे स्वर में कहा। एस ने बार से दूर जाते हुए जूतों की भारी आवाज़ सुनी, फिर वे अचानक रुक गए। डीके की आवाज़ फिर सुनाई दी, तीखी और संदेह भरी। आज रात ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। क्या तुम यहाँ अकेले हो? एस का खून जम गया। उसने रिकॉर्डर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया, दीवार और बक्सों के ढेर से खुद को और कसकर चिपका लिया, मानो गायब हो जाना चाहता हो। वह मन ही मन चिल्लाया, सांस मत लो, एक भी मांसपेशी मत हिलाओ। हाँ, सिल्वा ने कहा। उसकी आवाज़ अचानक लड़खड़ा गई और सामान्य से थोड़ी ऊंची हो गई। हाँ, यहाँ बस मैं ही हूँ। सच कहूँ तो हफ्तों में सबसे सुस्त रात रही है। आप जानते हैं, इससे नियमित ग्राहकों का उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। सिल्वा ने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए एक कमजोर, भावहीन हंसी हंसी। डीके के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आई। एस को एक और धीमी, सधी हुई पदचाप सुनाई दी जो करीब आती जा रही थी, बार की तरफ, स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ। डीके के संदेह का बोझ उस पर शारीरिक बल की तरह भारी पड़ रहा था। पतली लकड़ी की दीवार के उस पार से वह उस आदमी की भारी, धीमी सांसें सुन सकता था। एस ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। बस चले जाओ, प्लीज, बस चले जाओ। तंग जगह में सन्नाटा गहराता जा रहा था, जो घुटन भरा और भारी था। एस की कनपटी पर पसीने की एक बूंद धीरे धीरे बह रही थी। फिर डेके ने तिरस्कारपूर्वक नाक से कुड़ी। जो भी हो, बस अगले हफ्ते मेरा पैसा दे दो, वरना। उसकी आवाज़ धीमी और धमकी भरी थी, जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके बूटों की भारी आवाज़ फिर से सुनाई दी और वह तेजी से सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा जोर से खुला और कब्जों से चरमराहट की आवाज़ आई, जिससे ठंडी रात की हवा की एक हल्की सी फुसफुसाहट अंदर आए और फिर जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। एस खुरदरी दीवार से टिककर बैठ गया और एक दबी हुई, कंपकंपी भरी सांस छोड़ी, जिसे वह महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि वह रोके हुए था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मानो कोई फंसा हुआ जानवर आज़ाद होने के लिए बेताब हो। उसकी नज़र रिकॉर्डर की छोटी, स्थिर लाल बत्ती पर टिकी थी। कांपती उंगलियों से उसने स्टॉप बटन दबा दिया। बत्ती बुझ गई और उसका तंग कोना फिर से घने अंधेरे में डूब गया। वह एकदम स्थिर खड़ा रहा, पूरी एकाग्रता से सुनता रहा। उसके चारों ओर, बार में केवल ज्यूक बॉक्स की धीमी, स्थिर ध्वनि गूंज रही थी और काउंटर के पीछे से सिल्वा की कांपती हुई, राहत भरी सांस सुनाई दी। अलमारी का दरवाज़ा धीरे से 1 इंच खुला। पसीने से तरबतर, पीला पड़ा सिल्वा का चेहरा अंदर गया। उसकी आंखें चौड़ी थीं और उनमें डर साफ झलक रहा था। वो चला गया, सिल्वा ने लड़खड़ाती और कांपती आवाज़ में कहा। तुम ठीक हो? वो यहीं था, बस कुछ ही कदम दूर। मैं ठीक हूँ, एस ने लड़खड़ाती आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। उसने दरवाज़ा थोड़ा और खोला और उस तंग, धूल भरी जगह से बाहर निकल आया। उसकी मांसपेशियां अकड़ गई थीं, मानो अनंत काल तक स्थिर रहने के कारण जकड़ी हुई थीं।
बार की जानी पहचानी गंध, बासी बियर, लकड़ी की पॉलिश, हल्की चिकनाई उसे घेर लिया। घुटन भरे उस कमरे के बाद यह एक अजीब सा सुकून था। उसने छोटे काले रिकॉर्डर को ऐसे उठाया जैसे कोई बड़ी मेहनत से जीती हुई ट्रॉफी हो। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। एक एक शब्द, 300 की मांग, उन बोतलों की धमकी, रामोस द्वारा और भी खतरनाक गुंडों को भेजने की चेतावनी, अगले हफ्ते 325 की मांग, और उसका सीधे सीधे इसे प्रोटेक्शन मनी कहना। हर घिनौना, खतरनाक शब्द इसमें है। सिल्वा घिसे पिटे बार काउंटर पर झुक गया और कांपते हाथ से अपने माथे से पसीना पोंछने लगा। वह पूरी तरह थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी थकी हुई आंखों में जीत की एक तीव्र चमक दिखाई दी। तुमने उसे पकड़ लिया, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुमने सचमुच रैटलस्नेक को टेप पर रिकॉर्ड कर लिया। एस ने अपनी हथेली में मौजूद उस साधारण से उपकरण पर नजर डाली। अचानक वह बेहद भारी लगने लगा, मानो उसमें छिपे खतरनाक और अकाट्य सबूतों से भरा हो। हाँ, उसने कहा, उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई थी। मैंने उसे पकड़ लिया। उसने सावधानी से छोटे से बटन को दबाया और छोटा सा एसडी मेमोरी कार्ड बाहर निकाल लिया। अब वह कीमती रिकॉर्डिंग उसके पास एक सुरक्षित और अलग चीज के रूप में मौजूद थी। उसने कार्ड को अपनी जीन्स की सबसे सुरक्षित जेब में रख दिया। रिकॉर्डर को वापस अपनी जैकेट में रख लिया। अब क्या? सिल्वा ने खुद को सीधा करते हुए और एस की आंखों में देखते हुए पूछा। हम इसका क्या करेंगे? एस ने बिना किसी झिझक के सिल्वा की आंखों में देखा। कार्यशाला में हुई गड़बड़ी का पता चलने के बाद से उसके अंदर जो दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प भरा था, वह फिर से उमड़ आया, पहले से कहीं अधिक तीव्र और केंद्रित। अब एस ने धीमी, स्थिर और दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में कहा, मैं ये पता लगाऊंगा कि डीके और विशेष रूप से विक्टर रामोस को इस छोटे से कार्ड पर लिखी बात ठीक कैसे सुनाई दे। चैप्टर 27। रस्टी एंकर के सामने के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज देख के रात के अंधेरे में गायब हो जाने के काफी देर बाद तक गूंजती रही। एस पुराने बार काउंटर के पास खड़ा रहा। छोटे काले रिकॉर्डर पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, जो हाल ही में इस्तेमाल होने के कारण अभी भी गर्म था। उसके हाथ में जो वजन था, वह सिर्फ उस प्लास्टिक के उपकरण का भार नहीं था, बल्कि उसमें मौजूद निंदनीय शब्दों का बोझ था, जो सिल्वा के हर डर और उससे भी कहीं ज्यादा का रोंगटे खड़े कर देने वाला सबूत था। सिल्वा बार की चिपचिपी सतह पर बुरी तरह झुक गया। टिमटिमाती धुंधली रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, जो धीरे धीरे कनपटी से नीचे बह रहा था। कांपते हाथ से उसने अपना माथा पोंछा, लेकिन उसकी नजरें एस पर टिकी रहीं, जिनमें अविश्वास, नाजुक उम्मीद और डर की धुंधली छाया का मिला-जुला भाव झलक रहा था। तुमने उसे सच में पकड़ लिया, सिल्वा ने धीमी और कर्कश आवाज में कहा, मानो वह एस के साथ साथ खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। उसने जो भी गंदे गंदे शब्द बुदबुदाए, सब कुछ लिखा है ना? हाँ, एस ने धीमी आवाज में पुष्टि की। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा स्थिर थी। थकान के बावजूद उसमें एक नया दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसने रिकॉर्डर की मजबूत पकड़ से छोटे से एसडी कार्ड को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला। प्लास्टिक और धातु का वह पतला सा टुकड़ा मामूली, लगभग नाजुक सा लग रहा था, फिर भी उसमें वह जहर था जो डीके के पूरे ऑपरेशन को तबाह कर सकता था। एस ने सावधानी से कार्ड को अपनी जीन्स की छोटी सी अंदरूनी जेब में रखा और उसे सुरक्षित रखने के लिए जिप बंद कर दी। फिर उसने रिकॉर्डर को अपनी पुरानी जैकेट में रख लिया। एस ने लगभग धीमी आवाज में खुद से कहा, बस यही है। उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और फिर बोला, यह इस बात का सबूत है कि वह बातों से इस मुसीबत से नहीं निकल सकता। सिल्वा ने बार से खुद को सीधा खड़ा किया। उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थीं और कांप रही थीं, क्योंकि उसने बार के घिसे हुए किनारे को कसकर पकड़ रखा था, मानो वह अराजकता के बीच किसी ठोस चीज का सहारा ले रहा हो। उसका पीला चेहरा थकावट से मुरझाया हुआ था। उसकी आंखें भारी थीं, लेकिन उनमें एक नाजुक आशा की किरण टिमटिमा रही थी, एक ऐसी आशा जो जल्द ही संदेह की छाया में घिर गई। तो अब क्या होगा? सिल्वा ने कर्कश, लगभग टूटती हुई आवाज में पूछा, मानो वह किसी भी तरह बचने का रास्ता खोज रहा हो। क्या तुम इसे पुलिस को सौंपोगे? उसने मुश्किल से निगलते हुए शब्दों पर विचार किया और फिर शांत, सतर्क स्वर में बोला, यहाँ की पुलिस डीके या रामोस जैसे लोगों के मामले में हमेशा जल्दी नहीं करती। तुम जानते ही हो, कभी कभी वे अनदेखा कर देते हैं या अपना समय लेते हैं। मैंने पहले भी ऐसा देखा है। उसकी नज़रें एक पल के लिए कहीं और चली गईं। बीते समय की निराशाओं का बोझ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। एस ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी स्थिति की गंभीरता उसके कंधों पर और भी भारी होती जा रही थी। पुलिस को इतने खतरनाक सबूत सौंपने का विचार उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी गैस से भरे कमरे में माचिस फेंक दी हो, बहुत धीमा, बहुत अनिश्चित और शायद उन दोनों के लिए जानलेवा। उसके दिमाग में एक धीमी, लगातार धड़कन गूंज रही थी। सिस्टम की घड़ी टिक टिक कर रही थी। 10 दिनों में सबूत इकट्ठा करो। उसके पास अब सबूत तो थे, लेकिन केवल कच्चे सबूत ही काफ़ी नहीं थे। ये तो आगे के खतरनाक रास्ते की बस शुरुआत थी। सिल्वा ने भौहें चढ़ा लीं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि वह समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी सबसे कमजोरी क्या है? उसने धीमी और संदेह भरी आवाज में दोहराया।
उसके आसपास बहुत ताकतवर लोग हैं, भरपूर ताकत है और वह बेहद क्रूर है। वो सिर्फ मजे के लिए लोगों को चोट नहीं पहुंचाता। उसके पास बैकअप है, ऐसे गुंडे हैं जो हड्डियां तोड़ने में भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे आदमी को कैसे काबू किया जा सकता है? एस ने सिल्वा की आंखों में स्थिर निगाहें डाली, एक शांत तीव्रता के साथ जो किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ रही थी। उसका कर्ज, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी असली कमजोरी उसकी ताकत या उसकी धमकियां नहीं है, बल्कि वह पैसा है जो उसने विक्टर रामोस को देना है। वह कुछ देर रुका, शब्दों को उनके बीच संभलने का समय दिया। देके हताश है क्योंकि रामोस उसे फंदे की तरह जकड़ रहा है। अगर रामोस को पता चल गया कि डेके अपना बकाया चुकाने के बजाय आप जैसे लोगों से चोरी करके अतिरिक्त पैसे जुटा रहा है, यानी बकाया से ज्यादा पैसे ले रहा है, तो वह और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। धीरे धीरे सिल्वा के चेहरे पर समझदारी झलकने लगी। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं, फिर बढ़ती गंभीरता के साथ सिकुड़ गईं। उसके होंठों के कोनों पर एक कड़वी, लगभग गंभीर मुस्कान फैल गई। अरे यार, उसने धीमी, कठोर सच्चाई से भरी आवाज में कहा। रामोस को ये पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल भी नहीं। वह इसे डेके द्वारा उससे चोरी करने जैसा समझेगा, उसके हक का पैसा हड़पने जैसा। उसने अपना सिर हिलाया और जैसे ही उन्हें अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। इस तरह का विश्वासघात इस दुनिया में। सिल्वा की आवाज और भी धीमी हो गई, अनकहे परिणामों से भरी हुई। इससे दुश्मन जल्दी पैदा होते हैं। डेके पहले से ही नाजुक स्थिति में है और अगर रामोस को इसके बारे में पता चला तो ये सिर्फ तनाव ही नहीं होगा, यह एक युद्ध में बदल जाएगा। एस ने सिल्वा की आंखों में स्थिर निगाहें डालीं। बिल्कुल, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। हम सिर्फ रामोस को रिकॉर्डिंग देकर सब कुछ ठीक होने की उम्मीद नहीं करते। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि डीके को पता हो कि रामोस के पास रिकॉर्डिंग है। हम चाहते हैं कि वह हर दिन दबाव महसूस करे, ये सोचकर कि इसके परिणाम कब सामने आएंगे। शायद इससे वह इतना लापरवाह हो जाए कि कोई गलती कर बैठे। शायद इससे वह इतना हताश हो जाए कि कोई चूक कर बैठे। अपनी कार्यशाला के नष्ट होने की घटना याद आते ही उसकी आंखें काली पड़ गईं। या शायद, उसने धीरे से कहा, इससे हमें कुछ समय मिल जाता है ताकि हम उसके बिना अपनी अगली चाल सोच सकें। सिल्वा ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी गंभीर मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। सांप के ही जहर को उसी पर पलट दो। मुझे ये पसंद है, लेकिन कैसे? रामोस तक ऐसी चीज कैसे पहुंचाओगे? तुम यूं ही उसके दरवाजे पर जाकर उसे रिकॉर्डिंग थमाकर ऐसे ही नहीं जा सकते जैसे कोई नौसिखिए हो। एस की निगाहें अपनी योजना पर विचार करते हुए और भी पैनी हो गईं। मुझे कोई मिल गया है, उसने कहा। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसका नाम एवलिन है। वह बहुत समझदार है और जानती है कि इस मामले को कैसे संभालना है। रामोस और डेके के बीच उलझे हुए कर्जों का पता सबसे पहले उसी ने लगाया था। अगर कोई इस संदेश और सबूत को रामोस तक सुरक्षित रूप से, बिना किसी का ध्यान खींचे, पहुंचा सकता है, तो वह एवलिन ही है। सिल्वा की आंखों में आशा और सावधानी का मिला जुला आभास हुआ। उन्होंने गंभीर सहमति जताते हुए कहा, अनाम संपर्क अच्छा है, लेकिन एस, क्या तुम इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हो? इस तरह का काम खतरनाक है। एक गलती भी भारी पड़ सकती है। एस ने बिना किसी झिझक के उसकी चिंतित निगाहों का सामना किया। हाँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, उसने दृढ़ता से कहा। उसके लहजे में उसकी दृढ़ता साफ झलक रही थी। वह तेज दिमाग वाली और समझदार है। उसे पता है कि बातों को कैसे छिपाना है। मैं ये जिम्मेदारी किसी और के हाथों में नहीं सौंपूंगा। सिल्वा ने एक लंबी, कांपती हुई सांस छोड़ी। उसके चौड़े कंधों से आखिरकार कुछ तनाव कम हुआ। ठीक है बच्चे, ठीक है, तुम्हारे पास सबूत है और इसे इस्तेमाल करने की योजना भी है। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? एस ने गंभीरता से कहा, बस चुपचाप रहो, सामान्य व्यवहार करो। अगर डीक अगले गुरुवार को आता है तो उसे टालते रहो। उससे कहो कि तुम घबराए हुए हो और हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं। हमें समय दो, उसे आज रात कुछ गड़बड़ होने का कोई कारण मत दो। सिल्वा ने अपने चौड़े कंधों को सीधा किया। उसकी थकी हुई आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। मैं ये कर सकता हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा और मुश्किल से अपनी आंखों तक न पहुंच पाने वाली हल्की सी हंसी हंसा। उस कमीने के सामने डरा हुआ और टूटा हुआ होने का नाटक करना। हाँ, ये तो बहुत आसान है। उसने एक पल के लिए नीचे देखा, फिर ऊपर देखा और उसकी आवाज़ गंभीर और चेतावनी भरी हो गई। लेकिन तुम सावधान रहना एस। अगर डीक को जरा भी शक हुआ कि तुम इसमें शामिल थे, तो तुम जानते हो कि वह सांप कितना खतरनाक हो सकता है। वो नहीं करेगा, एस ने कहा, हालांकि उसे अपने शरीर में खतरे का जाना पहचाना डर सा महसूस हो रहा था। उसने सामने के दरवाजे की तरफ देखा। मुझे जाना चाहिए। जितना कम समय मैं यहाँ बिताऊं उतना ही अच्छा है। सिल्वा ने सिर हिलाया। हाँ, जाओ, और धन्यवाद कुछ करने के लिए। उसकी आवाज़ में कृतज्ञता स्पष्ट और सच्ची थी। एस ने बस एक संक्षिप्त सिर हिलाया। उसे धन्यवाद की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस डीके से पीछा छुड़ाना था और सिस्टम को अपने मामले से दूर रखना था।
वह पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा, सिल्वा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। सिल्वा ने भारी कुंडी खोली और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर धुंधली रोशनी वाली गली में झांका। रास्ता साफ है, सिल्वा ने फुसफुसाते हुए कहा। एस ठंडी रात की हवा में चुपके से बाहर निकल गया। नमक और मछली की महक बार के नीरस माहौल से एक सुखद बदलाव थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस गली की दीवार के सहारे छाया में गायब हो गया। रस्टी एंकर से तेजी से और चुपचाप दूर चला गया। वह तेजी से चल रहा था, बंदरगाह से जितना हो सके उतनी दूरी बनाते हुए, गलियों से बचते हुए। कोठरी में बाल बाल बचने और रिकॉर्डिंग की सफलता से उत्पन्न एड्रेनालाइन का असर कम हो रहा था, उसकी जगह गहरी थकान ने ले ली थी। लेकिन थकान के नीचे जीत की एक चिंगारी सुलग रही थी। उसके पास डीके की आवाज़ थी, उसके पास धमकियां थीं, उसके पास प्रभाव डालने की शक्ति थी। उसे एवलिन से मिलना था अभी। वह नाइट आउल मोटल वाले परिचित थोड़े जर्जर ब्लॉक पर पहुंचा। टिमटिमाते नियॉन साइन बोर्ड की झिलमिलाती रोशनी से लंबी लहराती परछाइयां बन रही थीं। उसने पार्किंग स्थल पर नजर डाली, वहां कोई अनजान कार नहीं थी, न ही कोई संदिग्ध व्यक्ति। वह इमारत के किनारे पर चलता रहा, मैनेजर के कार्यालय के पास की रोशनी से बचता रहा जहां बिग माइक हो सकता था। उसका गंतव्य अपार्टमेंट नंबर 2A था, जहां एवलिन ठहरी हुई थी। वह चुपचाप पहली मंजिल के गलियारे से नीचे उतरा, उसके पुराने स्नीकर्स के नीचे कंक्रीट ठंडी लग रही थी। वह उसके दरवाजे के बाहर रुक गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसकी उंगलियां टूटी हुई स्क्रीन पर तेजी से चलने लगीं। मेरे पास डीके के खिलाफ सबूत हैं। मुझे तुमसे जल्द से जल्द मिलना है। मैं अभी तुम्हारे दरवाजे के बाहर हूँ। एवलिन, ठीक है, जल्दी इधर आओ। दरवाजा खुला है, बस चुप रहना। मिसेज गैबल के कान रडा की तरह तेज हैं। ने अपार्टमेंट 1B की ओर देखा, जिसके पर्दे लगे हुए थे। उसने 2A के दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा चुपचाप खुल गया। वह अंदर घुस गया और धीरे से उसे बंद कर दिया। कुंडी की हल्की सी आवाज आई। एवलिन का अपार्टमेंट छोटा था लेकिन बेहद व्यवस्थित था, जो के सादे से मोटल कमरे से बिल्कुल अलग था। लैपटॉप के बगल में एक छोटी सी मेज पर पाठ्यपुस्तकें और मेडिकल पत्रिकाएं करीने से रखी थीं। हवा में हल्की हल्की कॉफ़ी और एंटीसेप्टिक वाइप्स की खुशबू फैली हुई थी। द्वारा ठीक की गई खिड़की के पास रखी एक पुरानी कुर्सी से एवलिन उठी। उसकी आंखें चौड़ी और चौकस थीं, उसकी हमेशा की व्यंग्यात्मकता की जगह तीव्र जिज्ञासा ने ले ली थी। उसने आरामदायक ट्रैकसूट पहना हुआ था और उसके काले बाल एक अव्यवस्थित पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, लगभग फुसफुसाते हुए। उसने 1B के साथ वाली साझा दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास सबूत हैं। बंद दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गया और कुछ पल रुककर गहरी सांस ली। उसकी जगह की जानी पहचानी सुकून देने वाली खुशबू उसके फेफड़ों में भर गई। उसने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला और बड़ी सावधानी से छोटा SD कार्ड निकाला, उसे अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच पकड़कर रखा। उस पर उसकी डेस्क लैंप की रोशनी पड़ रही थी। सब कुछ यहीं है, एवलिन, ने खुरदरी लेकिन स्थिर आवाज में कहा। उसने एक छोटा सा SD कार्ड ऊपर उठाया, जिस पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। डीके आज रात रस्टी एंकर में था। उसने सिल्वा से प्रोटेक्शन मनी मांगी और उसे धमकी दी। वह रुका और मुश्किल से अपनी बात कह पाया। उसने रामोस का नाम तक लिया, कहा कि रामोस अपना शिकंजा कस रहा है और अगले हफ्ते और पैसे मांगेगा। ये सब इस रिकॉर्डिंग में है। ने एवलिन की आंखों में देखा। सिल्वा ने जाल बिछाने में मेरी मदद की। हमने इसे बहुत सावधानी से प्लान किया था और इस बार हमने उसे पकड़ लिया। चैप्टर 28। एवलिन के बंद अपार्टमेंट के दरवाजे से टिककर खड़ा था, उसके हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा SD कार्ड मानो उनके बीच एक खतरनाक राज हो। उसकी डेस्क लैंप की हल्की रोशनी उस कार्ड की प्लास्टिक सतह पर चमक रही थी। एवलिन की आंखें SD कार्ड पर टिक गईं और फिर के चेहरे पर। उसके होठों पर हमेशा रहने वाली व्यंग्यात्मक मुस्कान गायब थी, उसकी जगह गहन एकाग्रता थी। तुमने डीके की रिकॉर्डिंग की? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। उसे बगल वाले कमरे में श्रीमती गैबल की मौजूदगी का एहसास था। सिल्वा के घर पर, और उसने रामोस के बारे में बात की। मैंने उसके कहे हर शब्द को रिकॉर्ड कर लिया है, ने पुष्टि की। उसकी आवाज़ एड्रेनालाइन और थकावट के कारण धीमी और कर्कश थी। उसने दरवाज़ा धकेला और उस छोटे साफ सुथरे कमरे में और अंदर चला गया। उसने आज रात $300 मांगे। उसने सिल्वा की बोतलें तोड़ने की धमकी दी। फिर उसने उसे सीधे धमकी दी। उसने कहा कि अगले हफ्ते $325 होंगे। वह इसे प्रोटेक्शन मनी कह रहा था और कहा कि उसे यह रामोस के लिए चाहिए क्योंकि रामोस उसे परेशान कर रहा है। उसने कार्ड को धीरे से उसकी अव्यवस्थित मेज के किनारे पर चिकित्सा की पाठ्यपुस्तकों के ढेर के ठीक बगल में रख दिया। उन्होंने कहा, सब कुछ वहीं है, हर घिनौना विवरण स्पष्ट और निर्विवाद रूप से सामने है। उनकी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया था उसका बोझ उन पर साफ झलक रहा था। झूठ या बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है।
धमकियां, जबरन वसूली, जिस तरह से वह रामोस के नाम को हथियार की तरह घसीटता है, सब कुछ उस रिकॉर्डिंग में है। ये सिर्फ सबूत नहीं है, यह एक भरी हुई बंदूक है जो सीधे डीके के गले पर तनी हुई है। एवलिन ने फुर्ती से डेस्क से छोटा एसडी कार्ड उठा लिया। उसकी उंगलियां स्थिर थीं, लेकिन एस उसकी गर्दन में तेज धड़कती नब्ज देख सकता था। वह अपने लैपटॉप की ओर बढ़ी, जो पहले से ही खुला हुआ था और डेस्क पर धीरे धीरे चल रहा था। उसने छोटे से कार्ड को रीडर स्लॉट में डाला। देखते हैं वो कमीना असल में क्या कह रहा है। एस ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय वह उस पुरानी कुर्सी पर भारी मन से बैठ गया जिसे वह अभी खाली करके बैठी थी। उसके भार से कुर्सी के स्प्रिंग धीरे से चरमरा उठे। रात का बोझ उस पर एक साथ हावी हो गया। स्टोर रूम में छिपने का घुटन भरा तनाव, डीके के साथ लगभग हुई दुर्घटना और इस छोटे से प्लास्टिक कार्ड में टिकी नाजुक उम्मीद। अब जब वह अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर था, थकान उसकी हड्डियों को लंगर की तरह खींच रही थी। एवलिन की उंगलियां शांत और कुशलता से कुछ बार क्लिक करती रहीं। एकाग्रता में उसकी भौहें तन गईं। तभी रस्टी एंकर बार की हल्की कर्कश आवाज़ें अपार्टमेंट में गूंजने लगीं। बैकग्राउंड में ज्यूक बॉक्स की धीमी गूंज, वेंट के पास सिल्वा के घबराए हुए कदमों की आहट, और फिर डीके की कर्कश अधीर आवाज़ कोहरे में चाकू की तरह सब कुछ चीरती हुई सुनाई दी। तो सिल्वा, किनारे पर पड़ी मछली की तरह घूरना बंद करो। मेरे 300 कहाँ हैं? रामोस के पास इंतजार करने का समय नहीं है, और न ही मेरे पास। एवलिन ध्यान से सुन रही थी। डीके के हर धमकी भरे शब्द के साथ उसका चेहरा और सख्त होता जा रहा था। बोतल से धमकी देने या रामोस द्वारा और भी खतरनाक गुंडों को भेजने की बात सुनकर भी वह जरा भी नहीं हिचकी। डीके द्वारा बड़ी हुई रकम की मांग करने पर उसका जबड़ा कस गया। उसने पूरी बहस सुनी, जिसमें वह खौफनाक पल भी शामिल था जब डीके ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए रुककर बात टाल दी, और सिल्वा का हताशा भरा बचाव। जब सामने का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, तभी उसने रिकॉर्डिंग रोकी। अचानक छाई खामोशी गहरी और तनावपूर्ण महसूस हुई। वह धीरे से अपनी डेस्क कुर्सी पर घूमी और एस की ओर मुड़ी। उसकी आंखें क्रोध और षड्यंत्र से भरी गहरी खायों जैसी थीं। तुम वहीं थे? उसने बिना पूछे कहा। उस कोठरी में। जब वह रुका, जब उसने पूछा कि क्या सिल्वा अकेली है, तुम बस कुछ इंच दूर थे। एस ने शब्दों में जवाब नहीं दिया। उसने बस थकी हुई मुद्रा में सिर हिलाया। थकान इतनी हावी थी कि वह बोल नहीं पा रहा था। उसका हाथ अपने आप ही चेहरे पर चला गया। जहां वह उस तंग कोठरी में छिपा था, वहां से उसके चेहरे पर चिपकी धूल और धूल को पोंछ रहा था। उस तंग, घुटन भरी गंध का साया अब भी उस पर मंडरा रहा था। यह एकदम सही है, एवलिन ने धीमी और तीखी आवाज में कहा। हमें ठीक यही चाहिए था। उसने जानबूझकर अपने लैपटॉप के किनारे पर एक क्लिक की आवाज़ की। उसकी नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। वह रामोस का नाम ले रहा है। वह इसे सुरक्षा शुल्क कह रहा है। वह कर्ज स्वीकार कर रहा है। वह खुलेआम हिंसा की धमकी दे रहा है। उसकी निगाहें और सख्त हो गईं। ये सिर्फ पुलिस के लिए सबूत नहीं है, ये विक्टर रामोस के लिए एक बम है। यही योजना है, एस ने थकान के बावजूद खुद को सीधा बैठने के लिए मजबूर करते हुए कहा। सिल्वा भी इससे सहमत है। हम डीके पर वहीं वार करेंगे जहां वह सबसे कमजोर है, उसका कर्ज। रामोस को यह सुनना जरूरी है। उसे यह जानना जरूरी है कि डीके उसे पैसे वापस करने के बजाय छोटे व्यवसायों से जबरन वसूली कर रहा है। उसे ये सुनना जरूरी है कि डीके लोगों को डराने धमकाने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। एवलिन पहले से ही सिर हिला रही थी। उसकी आंखें तेज और केंद्रित थीं। उसका दिमाग कई संभावनाओं पर विचार कर रहा था। रामोस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन दृढ़ विश्वास से भरी थी। वह इसे डीके द्वारा उसकी संपत्ति हड़पने, उसकी हकदार चीज चुराने के रूप में देखेगा। यही असली अपमान है। वह इसे अनादर समझेगा। ये रामोस के अधिकार को कमजोर करता है, और यह ऐसी चीज है जिसे वह कभी नजरअंदाज नहीं करता। उसके होंठों के कोने पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसने कुछ बटन दबाए और लैपटॉप की ओर मुड़ गई। उसकी उंगलियां अभ्यास की हुई गति से कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। डिलीवरी पूरी तरह से गुमनाम और ट्रेस न की जा सकने वाली होनी चाहिए। ये पूरी तरह से डिजिटल होनी चाहिए। किसी भी ऐसे खाते या उपकरण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसका पता हमारे या इस अपार्टमेंट से लगाया जा सके। उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन दृढ़ थी। जैसे ही उसने अपनी बात रखी, पिछली बातचीत के बाद से मैं रामोस के कामकाज की गहराई से छानबीन कर रही हूँ। वो पुराने ख्यालों का है, शक्की है, लेकिन उसके पास संचार संभालने वाले लोग हैं। फर्जी फ़ोन, कई प्रॉक्सी के जरिए भेजे गए एन्क्रिप्टेड ईमेल और गुमनाम ड्रॉप पॉइंट। वो जानता है कि जब गोपनीयता उसके फ़ायदे में हो तो उसकी क्या अहमियत होती है। उसकी आवाज़ शांत रही, लेकिन हर शब्द में गहराई थी। एस उसे काम करते हुए देख रहा था। थकान के साथ साथ उसे एक अजीब सी राहत भी महसूस हो रही थी। उसे इतना एकाग्र और कुशल देखकर उसे सुकून मिला। उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा, क्या तुम इसे उस तक सुरक्षित पहुंचा सकती हो? तेजी से टाइप करते हुए उसने एक पल के लिए ऊपर देखा।
सीधे रामोस को नहीं, उसने सोच समझकर शब्दों का चुनाव करते हुए कहा, बल्कि उसके किसी जाने माने और भरोसेमंद मध्यस्थ को। कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमित रूप से एक गुप्त डिजिटल ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर संदेशों की जांच करता है। इस तरह का ड्रॉप ऑफ पॉइंट जो संदेश को तेजी से आगे बढ़ाएगा क्योंकि इसमें मौजूद सामग्री बेहद संवेदनशील है। उसने अपनी स्क्रीन पर एक जटिल नक्शा खोला जिसमें नेटवर्क कनेक्शनों का जाल और अज्ञात सर्वर रूट दिखाई दे रहे थे। उसने समझाया, मैं ऑडियो फाइल से सभी मेटाडेटा हटा सकती हूँ। इस तरह कोई यह नहीं बता पाएगा कि इसे कहाँ रिकॉर्ड या एडिट किया गया था। हमारे तक पहुँचने का कोई डिजिटल सुराग नहीं बचेगा। वह थोड़ी देर रुकी और फिर अपनी योजना को स्पष्ट और सरल शब्दों में बताया, हम ऑडियो को एक छोटे से संदेश के साथ जोड़ देंगे। डे वैंस आपके नाम का इस्तेमाल करके स्थानीय व्यवसायों से जबरन वसूली कर रहा है। वह पैसे ले लेता है लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। कोई आरोप नहीं, कोई मांग नहीं, बस तथ्य। इसके बाद रामोस खुद ही निष्कर्ष निकाल सकता है। बोलने से पहले एवलिन ने एस की ओर स्थिर निगाहों से देखा। हम डीके को ये सोचने नहीं दे सकते कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चला, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। हमें इतनी जानकारी लीक करनी होगी जिससे ये पता चले कि रामोस को कुछ मिला है। हम चाहते हैं कि उसे दबाव महसूस हो, वह हर बात पर सवाल उठाए। एस ने बिना झिझक के सिर हिलाया। सिल्वा ज़मीनी स्तर पर हमारी आवाज़ बन सकता है, उसने कहा। अगली बार जब डे आए तो सिल्वा को एक स्पष्ट लेकिन डरावना संकेत देना चाहिए, जैसे कि मैंने सुना है कि रामोस आजकल अपने पैसों के बारे में पूछ रहा है। फिर हम डे के अपने डर को बाकी की बात पूरी करने देंगे। एवलिन की आंखों में स्वीकृति की चमक थी। बिल्कुल सही, हम मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डर एक शक्तिशाली हथियार है। एस ने धीरे से सांस छोड़ी। उनके बीच जो योजना आकार ले रही थी वह खतरनाक थी लेकिन आशाजनक भी थी। उसने अपनी स्क्रीन पर हाईलाइट किए गए मार्ग की ओर इशारा करते हुए समझाया, ये वह रास्ता है जिससे संदेश गुजरेगा। यह उन देशों के सर्वरों से होकर गुजरता है जो हमारे स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करते। इससे यह एक डिजिटल भूत बन जाता है, पूरी तरह से ट्रेस न किया जा सकने वाला। पैकेज और रिकॉर्डिंग यूं ही गायब नहीं हो जाएंगे। इसके बजाय वे रामोस के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा प्रतिदिन जांचे जाने वाले एक सुरक्षित इनबॉक्स में अचानक प्रकट हो जाएंगे। एवलिन की आवाज़ भारी हो गई, अर्थपूर्ण ढंग से भरी हुई। कल सुबह तक विक्टर रामोस को खुद डे की आवाज़ में अपनी पोल खुलती हुई सुनाई देगी। इसे नकारा नहीं जा सकेगा। एवलिन ने एस की ओर देखा, उसका चेहरा गंभीर था, उनके फैसले का बोझ उसके भावों में साफ झलक रहा था। एक बार मैंने इसे भेज दिया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा, उसने कहा। रामोस बहुत जल्दी और बेरहमी से कार्रवाई करता है। डे कुछ ही दिनों या घंटों में असली खतरे में पड़ सकता है। उसने उसकी आंखों में देखा, उसकी निगाहें तीव्र थीं। और अगर डे को लगने लगे कि सिल्वा ने भेद खोल दिया है, या इससे भी बुरा अगर उसे तुम पर शक हो जाए। एस ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज़ कड़वाहट से भरी थी लेकिन दृढ़ थी। उसे पहले से ही सब पर शक है। कड़वी सच्चाई उस पर हावी हो गई। नज़दीकी डेडलाइन का दबाव और बढ़ गया। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। उसे पीछे हटने पर मजबूर करने का यही सबसे तेज़ तरीका है, या इससे भी बेहतर, रामोस को हमारे लिए इस समस्या से निपटने के लिए कहना। उसने उसकी स्थिर निगाहों में देखा। करो। एवलिन चुपचाप उसे देखती रही, उन सरल शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करती रही। फिर उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से और सटीकता से चल रही थीं। कई विंडो खुलती और गायब होती रहीं। प्रोग्रेस बार स्क्रीन पर तेजी से चमकते रहे। पुष्टिकरण संदेश पलक झपकते ही दिखाई दिए और उतनी ही तेजी से गायब हो गए। उसने बड़ी कुशलता से एक अंतिम आदेश दिया जिससे सभी अस्थायी फाइलें और ब्राउज़र हिस्ट्री हवा में धुएं की तरह गायब हो गईं। जैसे ही अंतिम निशान गायब हुए, स्क्रीन वापस उसके सामान्य डेस्कटॉप वॉलपेपर पर आ गई। हो गया, उसने शांत स्वर में कहा। पैकेज विक्टर रामोस के पास भेजा जा रहा है। एवलिन ने एसडी कार्ड निकाला और एस को देते हुए उसकी निगाहें एस पर टिकी हुई थीं। इसे संभाल कर रखना, यह असली है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये बैकअप के तौर पर काम आएगा। एस ने एवलिन से एसडी कार्ड ले लिया। छोटा और हल्का होने के बावजूद ये बहुत भारी लग रहा था, मानो इस पर अभी अभी घटी हर बात और आगे होने वाली हर बात का भार था। उसने उसे अपनी सुरक्षित जेब में रख लिया। उसकी उंगलियां एक पल के लिए उसके किनारे को छू गईं। काम हो चुका था, जाल बिछा दिया गया था, और अब दांव पहले से कहीं अधिक बड़ा था। छोटे से अपार्टमेंट में सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे केवल एवलिन के लैपटॉप की धीमी गुनगुनाहट ही तोड़ रही थी। उन्होंने जो तबाही मचाई थी, उसका बोझ लगभग दम घोंटने वाला था। खिड़की से नाइट आउल मोटल की शांत आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, कदमों की आहट, देर से आने वालों की गुनगुनाहट और कभी कभार गाड़ियों के रुकने की आवाज़। बाहर रात शांत लग रही थी, अंदर हर पल तनाव से भरा था। एस धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। थकान से उसका हर कदम भारी लग रहा था। थकान से उसकी हड्डियां तक तन गई थीं।
उसने अपने बालों में हाथ फेरा, भारी आवाज में बोला, मुझे थोड़ा आराम करना है क्योंकि कल। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, अनिश्चितता और उम्मीद से भरी हुई। कल देखेंगे क्या होता है। एवलिन भी उठी। रात भर की थकान के बावजूद उसकी आंखें तेज और स्थिर थीं। वह दरवाजे तक गई और चुपचाप ताला खोला, फिर सावधानी से धुंधली रोशनी वाले मोटल के गलियारे में झांका। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन गंभीर थी। बहुत सावधान रहना। डी कब फंस गया है और फंसे हुए चूहे सबसे खतरनाक होते हैं। आराम करो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एस ने सिर हिलाया, उसकी थकी हुई आंखों में कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। बिना कुछ कहे वह ठंडी रात में बाहर निकल आया। उसकी त्वचा पर महसूस हो रही ठंडक ने उसे याद दिला दिया कि आज की रात साधारण नहीं थी। वह एवलिन के दरवाजे पर रुका और उसे धन्यवाद के रूप में एक संक्षिप्त मौन इशारा किया। फिर वह अपने कमरे यूनिट 7 की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूरी तय कर रहा था, मोटल की खामोशी में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था, उम्मीदों की बिजली सी दौड़ रही थी। शहर में कहीं दूर, अदृश्य लेकिन घातक रूप से, डीके के पतन का रहस्य समेटे एक डिजिटल पैकेज एक खतरनाक आदमी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। खेल अब और भी गंभीर हो चुका था। दांव ऊंचे हो गए थे, नियम और भी सख्त हो गए थे। एस ने अपना दरवाजा खोला और उस खाली, धुंधली रोशनी वाले कमरे में कदम रखा। वह दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक छाई खामोशी को सुनने लगा। ये तूफान से पहले आने वाली घुटन भरी खामोशी थी। चैप्टर 29। विक्टर रामोस ने अपने साम्राज्य पर किसी भव्य सिंहासन या रोशनी से जगमगाते आलीशान दफ्तर से शासन नहीं किया। नहीं, उनकी सत्ता एक बहुत ही साधारण जगह से संचालित होती थी, ला फोर्टूना के पिछले कमरे से, जो पहली नज़र में एक साधारण सा पोकर अड्डा लगता था। ये कपड़ा उद्योग के केंद्र में एक सादे दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। ये शहर की चकाचौंध भरी छवि से बिल्कुल अलग दुनिया थी। अंदर जलती हुई सिगारों, महंगी विस्की और गुप्त बातचीत की धीमी गूंज से वातावरण भरा हुआ था। पोकर चिप्स की खनक गोलियों की तरह तीखी थी और ताश के पत्तों की सरसराहट से तनाव और बढ़ गया था। ये वह जगह थी जहां पल भर में किस्मत बनती या बिगड़ती थी, और जहां कर्ज किसी भी लिखित अनुबंध से कहीं अधिक खतरनाक था। रामोस अपनी पॉलिश की हुई महोगनी की मेज पर बैठा था। आज रात वह ताश नहीं खेल रहा था। इसके बजाय वह एक कहीं अधिक खतरनाक खेल खेल रहा था, सत्ता और नियंत्रण का खेल। उसकी उंगलियां एक चिकने, सुरक्षित लैपटॉप पर रुकी रहीं, फिर धीरे धीरे स्क्रॉल करने और क्लिक करने की लय में ढल गईं। स्क्रीन डिजिटल बहीखातों से भरी हुई थी, जिनमें लाभ, हानि और ऋण दर्ज थे, जो उसके साम्राज्य के प्रभाव का एक मूक रिकॉर्ड था। पीतल के डेस्क लैंप की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिस पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। 50 के दशक के अंत में उनके काले बाल किनारों से सफ़ेद होने लगे थे, लेकिन उनका मजबूत शरीर अब भी उन पर जंच रहे गहरे काले रंग के सूट में फिट बैठता था। उनकी तेज़ और सटीक आंखें ठंडे दिमाग से संख्याओं का जायजा ले रही थीं। उनकी दुनिया में संशय जीवित रहने के लिए ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने खुद को सुरक्षा की कई परतों से घेर रखा था, डिजिटल और भौतिक दोनों तरह से। उनका सारा संचार भरोसेमंद, तकनीक प्रेमी सहयोगियों के माध्यम से होता था। अचानक लैपटॉप से एक धीमी सी घंटी बजी। यह कोई सामान्य सिस्टम अलर्ट नहीं था, बल्कि एक विशेष शांत ध्वनि थी जो अत्यंत गोपनीय संदेशों के लिए थी। ये संदेश गुप्त चैनलों के माध्यम से आते थे, जिन तक पहुंचने का तरीका केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों को पता था, और उनमें से भी बहुत कम लोग उनका उपयोग करने का साहस करते थे। रामोस कुछ देर रुका, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर अटकी रहीं। उसने अपना ध्यान लाभ मार्जिन की समीक्षा के सामान्य काम से हटाकर किसी अधिक जरूरी काम पर लगाया। धीरे धीरे उसने अपनी स्क्रीन पर वित्तीय रिकॉर्ड को छोटा किया। उसके पीतल के डेस्क लैंप की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर लंबी परछाई बना रही थी, जब वह नए काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग पोर्टल खोला, जो अत्यंत गोपनीय व्यावसायिक संदेशों के लिए आरक्षित था। अंदर एक नया संदेश दिखाई दिया, जो अन्यथा अंधेरे इनबॉक्स में हल्की रोशनी बिखेर रहा था। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जिसका अर्थ था कि यह एक अज्ञात स्रोत से आया था। प्रेषक का नाम खाली था, यह पता नहीं चल पा रहा था कि इसे किसने भेजा था या वे उसकी सुरक्षा को कैसे भेदने में कामयाब हुए। विषय पंक्ति संक्षिप्त और सीधी थी। देके वेंस, आपका पैसा। रामोस शांत रहा, उसका चेहरा भावहीन था। उसने न तो कोई हैरानी दिखाए और न ही गुस्सा। ये भावनाएं उसकी दुनिया में अक्सर खतरनाक साबित होती थीं, खासकर डीके वेंस जैसे लोगों से निपटते समय। वेंस एक छोटा मोटा धंधा करने वाला था, जिस पर उसका कर्ज था, और ऐसा लगता था कि वह दोनों तरफ से खेल सकता है। रामोस ने सावधानीपूर्वक हरकत करते हुए संलग्न ऑडियो फाइल को हाईलाइट किया। प्ले बटन दबाने से पहले उन्होंने कई त्वरित कमांड निष्पादित किए, ये उनकी आदत बन चुकी थी। फाइल को किसी भी छिपे हुए मैलवेयर को पकड़ने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल सैंडबॉक्स में रखा गया था। उसी समय उनके भरोसेमंद तकनीकी विशेषज्ञ साइलस द्वारा निगरानी किए जा रहे उनके सिस्टम ने किसी भी ट्रैकर या दुर्भावनापूर्ण कोड के संकेतों के लिए स्कैन करना शुरू कर दिया। मिनट धीरे धीरे बीतते गए।
रामोस की पैनी निगाहें स्क्रीन पर दिख रहे कोड की पंक्तियों और सुरक्षा लॉग के नतीजों पर टिकी थीं। नतीजा तुरंत सामने आया, फाइल में कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई मेटाडेटा नहीं। ये कहाँ से आया, इसका कोई संकेत नहीं। इसे पेशेवर तरीके से साफ किया गया था। यही वो क्षण था जब रामोस का ध्यान और भी केंद्रित हो गया। यह कोई शौकिया हैकर या लापरवाही से लीक की गई जानकारी नहीं थी। जिस किसी ने भी इसे भेजा था वह उसकी सुरक्षा को भेदने और अपनी पहचान के हर निशान को मिटाने का तरीका बखूबी जानता था। उसने बड़ी सावधानी से अपने नॉइज कैंसिलिंग ईयरबड्स कान में लगाए। दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था, फिर भी उसकी उंगलियां स्थिर थीं। हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ उसने प्ले बटन दबाया। ऑडियो में हल्की सी कर्कशता और विकृति थी, लेकिन आवाज़ें काफ़ी स्पष्ट थीं। एक सस्ते ज्यूक बॉक्स से लगातार हल्की सी भनभनाहट आ रही थी, जिसमें बीच बीच में बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। ये स्पष्ट रूप से किसी भीड़भाड़ वाले, शोरगुल भरे और तनावपूर्ण बार की आवाज़ थी। फिर डेरियस डे के वैंस की कर्कश खुरदरी आवाज़ सुनाई दी। तो सिल्वा, किनारे पर पड़ी मछली की तरह घूरना बंद करो। डीके की आवाज़ में अधीरता भरी हुई थी। मेरे 300 कहाँ हैं? रामोस के पास इंतज़ार करने का समय नहीं है और न ही मेरे पास। रामोस स्थिर खड़ा रहा, उसके चेहरे पर भावहीनता छाई रही और वह ठंडेपन से सुनता रहा। सिल्वा की आवाज़ भय से कांप रही थी। वह अपनी असहनीय स्थिति, बढ़ती मांगों और दबाव को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डे के बहाने सुनने को तैयार नहीं था। उसकी धमकी स्पष्ट थी, अगर सिल्वा ने पैसे नहीं दिए तो वह उसकी बोतलें तोड़ देगा। उसके शब्दों में हिंसा का भाव था और सिल्वा की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था, जिससे पता चलता था कि धमकी सच थी। जब डीके ने स्पष्ट रूप से जबरन वसूली के कारण के रूप में उसका नाम लिया, तो उसका जबड़ा लगभग न के बराबर कस गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रामोस के पास पूरा दिन नहीं है, डीके गुर्राया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और यह रामोस के लिए होना चाहिए, उन्होंने आगे कहा। हर शब्द एक अनुस्मारक की तरह था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आजकल रामोस का धैर्य सस्ते पेंट से भी पतला होता जा रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह ऐसे लोगों को भेजेगा जिनके सामने मेरी टीम किसी संडे स्कूल के गायक मंडली जैसी लगेगी। सिल्वा, तुम इसे आजमाना नहीं चाहोगे। रिकॉर्डिंग जारी रही और अंत में कैश रजिस्टर खुलने की स्पष्ट आवाज़, सिक्कों और नोटों के जल्दबाजी में आदान प्रदान की आवाज़ के साथ समाप्त हुई, जो डेके द्वारा मांगी गई राशि के लिए अपर्याप्त भुगतान था। फिर डेके की आवाज़ फिर से ठंडी और आदेशात्मक थी। अगले हफ्ते ये 325 होगा, यानी 300, साथ ही आज रात का बकाया भी। $325। अधिकतर लोगों के लिए यह एक छोटी सी रकम है, लेकिन रामोस के लिए यह पैसे की बात नहीं थी, ये सम्मान की बात थी। डीके की यह धृष्टता कि वह रामोस के नाम का इस्तेमाल करके एक छोटा मोटा रैकेट चला रहा था और फिर भी उसने अपने बकाया से कहीं कम भुगतान किया। रामोस अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। बाहर पोकर अड्डे से आ रही हल्की आवाज़ के अलावा कमरा बिल्कुल शांत था। उसके दिमाग में वह रिकॉर्डिंग बार बार चल रही थी। हर शब्द धोखे और चुनौती की पुष्टि कर रहा था, जिसका जवाब देना जरूरी था। रामोस ने प्लेबैक रोक दिया और बड़ी सावधानी से ईयरबड्स निकालकर पॉलिश की हुई मेज पर रख दिए। बाहर पोकर रूम से आ रही आवाज़ें, ताशों की सरसराहट, हल्की हंसी, चिप्स की खनक जैसे गायब हो गईं, मानो उनके अंदर से निकल रही ठंडी, खामोश क्रोध की आग में डूब गईं, मानो सर्दी की ठंडक हो। वह आगे की ओर झुका, सब कुछ समझने की कोशिश में उसकी उंगलियां क्षण भर के लिए आपस में जुड़ गईं। जैसे जैसे स्थिति की गंभीरता समझ में आने लगी, उसकी आंखें और गहरी और कठोर होती गईं। डेके वैंस, रामोस ने बुदबुदाते हुए कहा। नाम उसके मुंह से जहर की तरह निकला। एक घटिया ठग, एक ऐसा आदमी जिसे मैंने 15,000 उधार दिए थे। 15,000। उसकी आवाज़ अविश्वास और निराशा से भरी हुई थी। उसे एक एक पैसा, ब्याज समेत, वापस करना था, जैसे खून से लिखा कोई अनुबंध हो। रामोस की आंखें सिकुड़ गईं, मानो अंधेरे को चीर रही हों। लेकिन असल में वो कर क्या रहा है? अपना खुद का जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। मेरे नाम और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके उन बार मालिकों को धमका रहा है जो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। वह रुका, उसका जबड़ा इतना कस गया कि मांसपेशियां लोहे की तरह जकड़ गईं। और फिर भी वह बेवकूफ़ अपनी किश्तें भी नहीं चुका पा रहा। बार बार उसकी आवाज़ घृणा से भरी एक धीमी गुर्राहट में बदल गई। अभी भी उसी डर से बच रहा है जो उसे सुरक्षित रखना चाहिए। और इससे भी बुरा, रामोस की आंखें सिकुड़ गईं, उनमें खतरा साफ झलक रहा था। वह इतना बेवकूफ़ था कि उसने ऐसा करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करवा लिया। यह महज एक गलती नहीं थी, ये चोरी थी, यह अपमान था। डीक वेंस ने सोचा कि वह मेरे नाम से जुड़े डर का फ़ायदा उठाते हुए मेरी आड़ में छिप सकता है। यह एक ऐसी समस्या थी जिससे तुरंत और सख्ती से निपटना ज़रूरी था। रामोस चिल्लाया नहीं और न ही उसने मुट्ठी पटकी। इसके बजाय उसने अपने डेस्क इंटरकॉम का बटन दबाया। कुछ ही क्षणों में दरवाज़ा धीरे से खुला। साइलिस, उसका युवा, तेज और सादे कपड़ों वाला तकनीकी विशेषज्ञ, वहाँ निर्देशों की प्रतीक्षा में खड़ा था। उसके पीछे, अपनी दमदार उपस्थिति से दरवाजे को भरते हुए, मार्कस खड़ा था।
मार्कस को किसी पदनाम की आवश्यकता नहीं थी। उसका कद, उसके चोटिल हाथ और उसकी ठंडी निगाहें ही सब कुछ बयां कर देती थीं। साइलस रामोस की आवाज़ धीमी, शांत और बिल्कुल भावहीन थी। हर शब्द में ऐसा अधिकार था कि असहमति की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह गुमनाम संदेश, उसका फिर से पता लगाओ। हर एक पड़ाव, मैं जानना चाहता हूं कि इसे किसने भेजा है। रास्ता नहीं, भेजने वाला कौन है। हर संभव साधन का इस्तेमाल करो। जरूरत पड़ने पर गुप्त तरीके भी अपनाओ। साइलस ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया श्रीमान रामोस। बिना कुछ और कहे वह मुड़ा और बिना कोई आवाज़ किए कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आहट लगभग सुनाई ही नहीं दी। रामोस ने चैन की सांस नहीं ली। इसके बजाय उसने अपनी निगाहें दरवाजे पर खड़े दूसरे व्यक्ति मार्कस की ओर घुमाईं। जैसे ही रामोस की ठंडी निगाहें मार्कस की भारी भरकम और डरावनी उपस्थिति से टकराईं, कमरे का तापमान मानो गिर पड़ा। डी.के. वेन्स, ये नाम उसने घोर तिरस्कार के साथ बोला। वह छोटा मोटा ठग जिसे मैंने $15,000 उधार दिए थे। रामोस की आवाज़ भारी और घृणा से भरी हुई थी। वह मेरे नाम का इस्तेमाल करके पैसे वसूल रहा है। और उसने क्या किया? एक पैसा भी वापस नहीं किया। उसने लैपटॉप की ओर इशारा किया, जहां सबूत अभी भी स्क्रीन पर दिख रहे थे। ये रिकॉर्डिंग सब साबित करती है। वह कमीना खुद को चालाक समझता है, खुद को छिपा हुआ समझता है। लेकिन मुझसे छिपने की कोई जगह नहीं है। मार्कस ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके चेहरे के भाव भावहीन और अडिग थे। उसकी उपस्थिति ही संदेश देने के लिए काफ़ी थी, शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त थी, किसी भी क्षण कार्रवाई के लिए तैयार। रामोस की आवाज़ धीमी होकर एक दयनीय फुसफुसाहट में बदल गई, इतनी धीमी कि मानो कमरे में मौजूद धुएं में समा गई हो। लेकिन उसमें किसी भी ऊंची आवाज़ वाले आदेश से कहीं अधिक धमकी थी। उसे ढूंढो, रामोस ने धीरे धीरे और भारी स्वर में कहा। हर शब्द में ठंडे इरादे झलक रहे थे। अभी उसे मत छूना, जब तक मैं न कहूं तब तक नहीं। वह करीब आया और उसकी निगाहें मार्कस पर टिक गईं। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। वैंस कहाँ छिपा है, किससे बात कर रहा है, और उसने चुराया हुआ पैसा कहाँ छिपा रखा है। रामोस का लहजा और भी तीखा हो गया। उस पर नज़र रखो, उसे अलग थलग कर दो, उसे दबाव का एहसास कराओ। उसे सोचने दो कि क्या हम उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहे हैं, क्या हमें उसके हर राज का पता है। रामोस की आंखों में एक ठंडी, हिसाब किताब वाली नज़र कौंधी। यह नज़र वर्षों तक गद्दारों का पीछा करने और उनसे निपटने के अनुभव से उपजी थी। जब वह टूट जाए, डर जाए और हताश हो जाए, तब उसे मेरे पास लाना। वह पीछे हट गया। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई, हालांकि उसकी आंखें ठंडी ही रहीं। मेरे पास उससे कुछ सवाल हैं, रामोस ने दृढ़ स्वर में कहा। उसके ऑपरेशन, उसकी वफादारी और इस रिकॉर्डिंग के बारे में सवाल। मैं उसके जवाब आमने सामने सुनना चाहता हूं। रामोस ने अपनी बात समाप्त करते हुए स्पष्ट कर दिया कि असफलता या अवज्ञा का कोई विकल्प नहीं था। मार्कस ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी, मानो पैरों तले कंकड़ कुचले जा रहे हों। समझ गया। बिना कुछ और कहे मार्कस मुड़ा और पोकर अड्डे के गलियारे में गायब हो गया। उसके भारी कदमों की आवाज़ शांति में घुल गई। विक्टर रामोस अपनी चमड़े की कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। हल्की सी चरमराहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा। उनकी आंखें कहीं दूर तक टकटकी लगाई थीं, लेकिन उनका दिमाग तेज और केंद्रित था। लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे नंबर अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उनके दरवाजे के बाहर चल रहा पोकर का खेल, जहां हताश खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे थे और हार रहे थे, बहुत दूर लग रहा था। उनके दिमाग में चल रही सटीक गणनाओं के सामने वह सब बस एक शोर जैसा था। रामोस के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई स्नेह नहीं था, मानो किसी शिकारी को पता हो कि जाल बिछाया जा चुका है। गुमनाम संदेश ने उसका भला ही किया था। इसने उसके ऑपरेशन में एक भेदिया का पर्दाफाश कर दिया था, एक ऐसी कमजोरी जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। अब समय आ गया था। अब मुखबिर डी.के. वेन्स को पकड़ने का समय आ गया है। और अब ये देखने का समय है कि अंधेरे में और कौन से खतरे छिपे हो सकते हैं। चैप्टर 30। सुबह की हल्की और धुंधली धूप यूनिट 7 के सस्ते पर्दों से छनकर एस के कमरे में आ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर तीखी धारियां पड़ रही थीं। वह अचानक जाग उठा, भ्रमित सा। बुरे सपने के धुंधले निशान अभी भी उसके दिमाग में बसे हुए थे। अंधेरा छा रहा था और डी.के. की कर्कश आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। एक संक्षिप्त, लगभग शांतिपूर्ण क्षण के लिए उसे केवल मोटल के जागने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। फिर यादें उसे बुरी तरह जकड़ गईं। तंग स्टोर रूम, उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ रिकॉर्डर, बातचीत में डी.के. का खौफनाक सन्नाटा, एवलिन द्वारा डिजिटल ग्रेनेड फेंकना, और उसके बाद सिस्टम की ठंडी, कान फाड़ देने वाली खामोशी। वह धीरे से उठा और अपनी थकी हुई आंखों को खुरदरी उंगलियों से मलने लगा। थकान उस पर एक लहर की तरह हावी हो गई थी। एवलिन के घर से लौटने के बाद वह बुरी तरह थक गया था। एड्रेनालाइन का असर धीरे धीरे कम हो रहा था और सिर्फ हड्डियों तक गहरी थकावट बची थी। अब उसके कनपटी के पीछे वही जानी पहचानी तेज दर्द उठने लगी, जो लगातार और तीव्र थी।
लेस देन सिस्टम सूचना ग्रेटर दैन लेस देन कार्य अद्यतन डेके के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करें ग्रेटर दैन लेस देन स्थिति पूर्ण ग्रेटर दैन लेस देन विश्लेषण प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त हुआ सत्यापन योग्य ऑडियो साक्ष्य प्राप्त किया गया सिल्वा की गवाही डेके वेन्स की प्रत्यक्ष धमकियां द्वितीयक पुष्टिकारक साक्ष्य सिल्वा की गवाही दर्ज किया गया साक्ष्य श्रृंखला स्थापित की गई ग्रेटर दैन लेस देन इनाम ऑडियो एनहांसमेंट स्तर एक अनलॉक हो गया ग्रेटर दैन अंततः राहत की लहर उसे थके हुए किनारों से टकराने जैसी महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली, सीने का तनाव थोड़ा कम हो गया उसने सोचा। सिस्टम ने सबूतों की पुष्टि कर दी, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। ये जल्द ही झुंझलाहट में बदल गई। इतनी देर क्यों लग गई? उसने झुंझलाहट से भरी आवाज में बुदबुदाया। रात भर का इंतजार समझ में आता था। सिस्टम को विश्लेषण और सत्यापन के लिए समय चाहिए था, लेकिन चुप्पी ने उसके दिमाग को झकझोर दिया था। हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। जैसे ही उसकी झुंझलाहट शांत हुई, अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये दर्द तो नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया बहुत तेज हो गई हो और हर आवाज उसे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हो। वह जम गया, उसकी सांस अटक गई। उसका सिर दर्द से नहीं, बल्कि कानों में गूंजते शोर के सैलाब से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके दिमाग में कोई स्विच ऑन कर दिया हो और अब उसके आसपास की हर आवाज को अनदेखा करना या उससे बचना नामुमकिन था। सिंक में टपकते नल की आवाज अब महज टपकना नहीं थी, यह एक तीखी, स्पष्ट प्लिंक प्लिंक ध्वनि में बदल गई थी जो छोटे से कमरे में गूंज रही थी। हर बूंद की आवाज ऐसी लग रही थी मानो सन्नाटे में एक छोटी सी घंटी बज रही हो, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। दीवारों से पुरानी पाइपों की धीमी, उदास आवाज आ रही थी, जो फर्श के नीचे गूंज रही थी। ऐसा लगभग पानी के बहाव को महसूस कर सकता था, जो मोटल के नीचे संकरी लोहे की पाइपों से बह रहा था, मानो उसके पैरों के नीचे पानी की हलचल जीवंत हो उठी हो। पतली दीवारों के पार दूर से आती शहर की गाड़ियों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। उसने एक बस के गुजरने की गहरी गड़गड़ाहट सुनी, फिर एक मोटरसाइकिल की तीखी आवाज और उसके बाद गली में कहीं से ब्रेक लगने की हल्की सी चीख सुनाई दी। सुबह की अन्यथा स्थिर लय में एक कर्कश खलल। बाहर पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। यह महज चहचहाहट का शोर नहीं था, ऐसा अलग अलग आवाजें पहचान सकता था। गौरैया, कौवे, कबूतर सभी अपनी अपनी शैली में बात कर रहे थे। हर आवाज स्पष्ट थी, सुबह के ध्वनि प्रसार में एक ऐसा धागा जिसे उसका मन समझ न पाने के बावजूद अलग करके सुन सकता था। उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी, जो उसके कानों में बेहद तेज और परेशान करने वाली थी। यह इतना भयानक था मानो हर दिशा से आवाजें उमड़ रही हों। यह निरंतर और निर्दयी था। एस ने राहत पाने के लिए अपने कानों पर हाथ कसकर रख लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शोर सिर्फ उसके आसपास ही नहीं था, बल्कि उसके दिमाग के अंदर भी गूंज रहा था, चौंकाने वाली स्पष्टता के साथ उसे भेद रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, मानो दुनिया से खुद को अलग कर लेना चाहता हो, लेकिन मतली एक बढ़ती हुई लहर की तरह उस पर हावी हो गई, जो लगातार बढ़ती जा रही थी। पेट में मचलती बेचैनी को दबाने के लिए उसने अपने दांत भींच लिए। बहुत ज्यादा, उसने घबरा कर सोचा, इसे छान लो। जैसे ही घबराहट हावी हुई, उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। चलो, उसने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, सिस्टम से मदद करने, नियंत्रण लेने और तूफान को शांत करने की गुहार लगाते हुए। जैसे ही घबराहट भरा विचार मन में आया, सिस्टम इंटरफेस में सूक्ष्म बदलाव आया। लेस देन ऑडियो एनहांसमेंट स्तर एक सक्रिय ग्रेटर दैन लेस देन मोड निष्क्रिय जागरूकता केंद्रित फिल्टरिंग प्रवर्धन ग्रेटर दैन लेस देन चेतावनी लगातार प्रवर्धन या बिना फिल्टर किए निष्क्रिय इनपुट से संवेदी अतिभार, माइग्रेन या अस्थायी बहरापन हो सकता है। इनपुट को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करें। ग्रेटर दैन उसने अपने जबड़े भींच लिए, हताशा ने उसके ध्यान को और भी तीव्र कर दिया। फिल्टर करो, आवाज कम करो, इस अराजकता को शांत करो। उसके मन में डायल और नॉब की छवि उभर रही थी, जो अब उन्मादी शोर से शांत व्यवस्था की ओर सुचारू रूप से खिसक रहे थे। धीरे धीरे, मानो उसकी इच्छा का पालन करते हुए, शोर का प्रचंड कोलाहल शांत हो गया। शहर का शोर धीरे धीरे पृष्ठभूमि की हल्की फुसफुसाहट में बदल गया, अब उसके कानों को परेशान नहीं कर रहा था। पाइपों की गड़गड़ाहट धीमी होकर हल्की चरमराहट में तब्दील हो गई। पक्षियों का मधुर गीत एक कोमल धुन की तरह सुनाई देने लगा, हल्का और सुहावना, उसके कानों में गूंज रहे शोर से राहत देते हुए। शोर धीरे धीरे कम होकर मंद फुसफुसाहट में बदल गया और एस ने अपना ध्यान नाइट आउल मोटल पर केंद्रित कर लिया। अंदर की आवाजें अचानक जीवंत और स्पष्ट लगने लगीं। यूनिट 1A में टीवी से धीमी, मंद बेस की धमक सुनाई दे रही थी, जिसकी स्थिर लय पतली दीवारों से गूंज रही थी। यूनिट 2B से पलंग के स्प्रिंगों की हल्की चरमराहट आ रही थी, सुबह की खामोशी में एक छोटी, लगभग सुकून देने वाली आवाज। तभी उसे दफ्तर के पास से धीमी धीमी बातचीत की आवाज सुनाई दी।
ये माइक और एक और व्यक्ति की आवाज़ थी जो सुनने में युवा लग रहा था लेकिन उसके लिए अपरिचित था। उसने सावधानी से आवाज़ को तेज़ किया और दफ्तर की ओर ध्यान केंद्रित किया। आवाज़ें एकदम स्पष्ट हो गईं। जल्दी आने के लिए धन्यवाद जॉय। चारों ओर गश्त करो, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर नज़र रखो जो संदिग्ध लग रहा हो, खासकर यूनिट 7 या अपार्टमेंट 2A के पास। जॉय की युवा आवाज़ उत्सुक लेकिन सतर्क लग रही थी। यूनिट 7, वही लड़का है ना जिसे वेंस के लड़कों ने पहले पीटा था? माइक का लहजा सख्त हो गया, शब्दों में एक चेतावनी छिपी थी। ऐसे सवाल मत पूछो जिनके जवाब की ज़रूरत ना हो, बस देखते रहो, कुछ भी अजीब लगे तो रिपोर्ट करो। सुबह की शिफ्ट के लिए दुगनी तनख्वाह मिलेगी, जैसा मैंने कहा था। वेंस हताश हो रहा है। उस लड़के ने शेर को छेड़ दिया है, हालात बिगड़ सकते हैं। जॉय ने जवाब दिया, ठीक है बॉस, मैं बच्चे और बारिस्टा दोनों को सुरक्षित रखूंगा। नज़र रखना। एस ने तुरंत आवाज़ कम कर दी। अचानक आई खामोशी ने उसकी अत्यधिक उत्तेजित इंद्रियों को राहत दी। दुगना भुगतान, उसने मन ही मन सोचा। वे इस मामले में वाकई गंभीर हैं। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, यूनिट 7 और 2A को देखते हुए। बच्चे ने भालू को छेड़ दिया। माइक सिर्फ सतर्क नहीं था, बल्कि उसे हमले की आशंका थी। और यह सब उसकी और एवलिन की वजह से था, क्योंकि उन्होंने ही इस स्थिति को शुरू किया था। सिस्टम का इनाम बहुत शक्तिशाली था, इतना कि डरावना था, लेकिन इसका पहला व्यवहारिक उपयोग वास्तविकता की एक तीखी आवाज़ के साथ हुआ। ये स्पष्ट पुष्टि की खतरा सिर्फ आ नहीं रहा था, बल्कि उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। एस ने मुश्किल से अपनी बात कही, उसके सीने में एक ठंडा बोझ सा आ गया। अधूरा काम उसके सिर पर मंडरा रहा था, पहले से कहीं अधिक भारी। लेस देन सक्रिय कार्य, डीके को स्थायी रूप से निष्क्रिय करना ग्रेटर देन। लेस देन शेष समय, 9 दिन 7 घंटे 48 मिनट ग्रेटर देन। लेस देन इनाम, सूचना खोजक ग्रेटर देन। लेस देन दंड, हाथों और पैरों की ताकत और समन्वय में स्थायी -20% की कमी ग्रेटर देन। उसके पास 9 दिन हैं। सज़ा लकवा तो नहीं थी, लेकिन अपने आप में भयानक थी। उसके हाथों और पैरों की ताकत और तालमेल में स्थायी रूप से 20% की कमी। इससे उसकी लड़ने, दौड़ने, हाथों से काम करने की क्षमता, वो सब कुछ जो उसके जीने के लिए ज़रूरी था, पूरी तरह से ठप हो जाएगी। उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, उसके वारों की ताकत कम हो जाएगी, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वह धीमा, अनाड़ी और हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएगा। औजारों को संभालने में लड़खड़ाने, दौड़ते समय ठोकर खाने या किसी कमज़ोर गुंडे से भी हार जाने का ख्याल ही उसे असुरक्षा की एक सिहरन में डाल देता था। ऑडियो एनहांसमेंट उसे एक शक्तिशाली उपकरण जैसा लग रहा था, जिसे एक भयानक संभावित कीमत पर खरीदा गया था। उसके दरवाजे पर एक हल्की, सधी हुई दस्तक सुनाई दी। उसकी सुनने की क्षमता कम होने के बावजूद भी आवाज़ साफ सुनाई दी। यह एवलिन की ले थी। उसने दरवाज़ा खोला और उसे थोड़ा सा खोल दिया। एवलिन दूसरी तरफ खड़ी थी, दिन के लिए तैयार होकर। उसने जीन्स और स्वेटर पहन रखा था और उसके काले बाल पीछे बंधे हुए थे। उसका चेहरा तनावग्रस्त और सतर्क था, लेकिन उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। इस बार उसने कोई फर्जी फ़ोन नहीं उठाया था। सुप्रभात एवलिन, क्या आपको कुछ चाहिए? एस ने धीरे से पूछा और उसे अंदर आने देने के लिए पीछे हट गया। उसने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि सिस्टम रिवॉर्ड का जिक्र जोर से न हो। एवलिन छोटे से कमरे में इधर उधर घूमते हुए अपना सिर हिला रही थी। गुड मॉर्निंग एस। सीधे तौर पर कुछ नहीं, लेकिन मैंने जो डिजिटल डेट ड्रॉप कन्फर्मेशन सिस्टम लगाया है, उससे पता चलता है कि पैकेज को कल रात करीब 11 बजे एक्सेस किया गया था। वह रुकी और उसकी ओर मुड़ी। उसके पास है एस, रामोस के पास है। उसने धमकियां, जबरन वसूली, उसके नाम का इस्तेमाल, सब कुछ सुना है। ग्रेनेड कई घंटे पहले फट चुका है। एस को एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जिसका सुबह की हवा से कोई लेना देना नहीं था। रामोस के पास पूरी रात सबूत था। एस के सोते समय डी के बस जैसे तैसे जी रहा था। तो अब हम क्या करेंगे? इंतज़ार करें, देखें कि रामोस क्या करता है। रामोस बहुत तेज़ है, एवलिन ने धीमी और आत्मविश्वास भरी आवाज़ में कहा। वह इस तरह की बेइज्जती, इस तरह की बेवकूफ़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। डी के या तो अभी डरा हुआ है, या फिर अपने कारनामों को छिपाने या रामोस पर पैसे लुटाने के चक्कर में कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने वाला है। उसने एस को गौर से देखा। हमें वहाँ नज़र रखनी होगी। हमें ये जानना होगा कि डी के आगे क्या करता है। अगर वह घबराता है तो हो सकता है कि वह हमें कुछ ऐसी जानकारी दे दे जिसका हम इस्तेमाल कर सकें। कुछ ऐसा जो रामोस को पहले से पता ना हो, कुछ ऐसा जो हमें बढ़त दिला सके। एस हिचकिचाया, वह समझा नहीं पा रहा था कि कैसे, लेकिन शायद मैं कानों वाले हिस्से में मदद कर सकूं, उसने सावधानी से कहा। मैंने कुछ प्रायोगिक ऑडियो उपकरण खरीदे हैं। इनसे मैं दूर की बातचीत सुन सकता हूं और पृष्ठभूमि का शोर कम हो जाता है। मैंने आज सुबह इसका परीक्षण किया और मैंने माइक को एक नए सुरक्षा गार्ड, जॉय से बात करते सुना।
वे इस जगह और तुम्हारी जगह पर नज़र रख रहे हैं। माइक उसे अच्छी खासी रकम दे रहा है। माइक को लगता है कि डीक बहुत परेशान है। एवलिन की आंखें चौड़ी हो गईं, वह प्रभावित और थोड़ी सतर्क थी। प्रायोगिक ऑडियो उपकरण, यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है और जोखिम भरा भी, लेकिन अगर यह काम करता है। उसके चेहरे पर एक संशयपूर्ण भाव आया। इससे स्थिति बदल जाती है। हम सिर्फ छिपेंगे नहीं, हम सुनेंगे। हमें ये पता लगाना होगा कि डीके कहाँ छिपा रहता है। जब वह फंस जाता है तो किससे बात करता है। अगर डीके एंकर में जल्दी आ जाता है तो सिल्वा को कुछ सुनाई दे सकता है, लेकिन यह एक जोखिम भरा कदम है। हमें एक लक्ष्य चाहिए। मुझे डार्क वेब और स्ट्रीट फोरम देखने दो। देखो कि डीके की गतिविधियों या ज्ञात ठिकानों के बारे में कोई चर्चा है या नहीं। तुम अपने उन नए उपकरणों का उपयोग करने पर ध्यान दो। देखो कि तुम उसके सामान्य ठिकानों के आसपास क्या पता लगा सकते हो। सावधान रहना। एस ने सिर हिलाया, उसका जबड़ा कसा हुआ था। उसके दिमाग में आई नई शक्ति एक हथियार थी। एवलिन उसे इसके लिए एक मिशन दे रही थी। असली उल्टी गिनती शुरू हो गई। डीके को हमेशा के लिए निष्क्रिय करना। उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। 9 दिन 7 घंटे 41 मिनट। रामोस हरकत में था। डीके हताश था। एस के पास एक खतरनाक नया हथियार था, लेकिन नाकामयाबी का मतलब था उसका शरीर हमेशा के लिए कमजोर हो जाना। उसे कुछ करना ही था। उसे शिकारी के शिकार बनने से पहले या उसकी ताकत के हमेशा के लिए धोखा देने से पहले उस हथियार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करना ही था। ध्वनि की यह उन्नत दुनिया महज डेटा नहीं थी। यह एक उल्टी गिनती की उन्मत्त धड़कन थी जिसे वह खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।